गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आकांक्षा से आप ही हैं पमी जी? यस मैम। यस मैम। ठीक। चलिए, इरिक्शंस की थ्योरी हम लोग को करना है ना आज। ब्रॉन ट्रेनर की थ्योरी हो गया है, इरिक्शंस की थ्योरी। इरिक्शंस ने जो थ्योरी दी थी उसको हम लोग मनोसामाजिक सिद्धांत कहेंगे, ठीक है। इंग्लिश में उसको हम लोग क्या बोलेंगे? साइको सोशल डेवलपमेंट, यानी कि बच्चों का जो है मन और समाज, इन दोनों का डेवलपमेंट एक साथ कैसे होता है, ठीक है। इरिक इरिक्सन जी की ये थ्योरी है हम लोग की मनोसामाजिक सिद्धांत। देखिए, इरिक इरिक्सन जी ने जो थ्योरी दी थी हम लोग की मनोसामाजिक सिद्धांत, साइको सोशल डेवलपमेंट की जो थ्योरी दी है, उसमें उन्होंने ना बच्चों के आइडेंटिटी की, यानी कि पहचान, बच्चों की पहचान कैसी होती है, इस पर उन्होंने विशेष फोकस किया है। तो ये हम लोग पहचान की समस्या बच्चों के कौन से स्टेज में आती है? हम लोग को पता है कि एडोलेसेंस यानी कि टीनेजर में बच्चों को अपनी पहचान की समस्या होती है कि उनको वो क्या है, ठीक है, उनका सोसाइटी में क्या अपना क्या इमेज है, वो क्या लाइफ में आगे करना चाहते हैं। तो ये पहचान की समस्या कब आती है? टीनेजर वाले एज में बच्चों में ये पहचान की समस्या आती है। तो इस पर उन्होंने एक विशेष जो है व्यक्तिगत पहचान, यानी कि बच्चों में उनकी क्या पहचान है, समाज सोसाइटी जो है उनको किस नाम से जानता है, समाज सोसाइटी में आगे वो क्या अपना करियर कैसे बनाएंगे, वो क्या करेंगे, इन सब का जो जो टेंशन होता है वो हम लोग के टीनेजर वाले एज में होता है। इस पर उन्होंने विशेष तरह से फोकस किया है, ठीक है। तो देखिए, हम लोग जो मनोसामाजिक सिद्धांत देख रहे हैं इरिक्शंस की, इसमें इरिक्शंस जी ने बताया है कि बच्चे जो है सेल्फ, यानी कि अपना जो अपने पर्सनालिटी का, ठीक है, पर्सनालिटी का डेवलपमेंट कैसे करते हैं, और सोसाइटी जो है बच्चों के पर्सनालिटी डेवलपमेंट में उनका कैसे हेल्प कर रही है। समाज जो है हमारा बच्चों के पर्सनालिटी डेवलपमेंट में उसका कैसे हेल्प करती है। बच्चे खुद जो है अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे कर रहे हैं, अपने व्यक्तित्व का निर्माण विकास वो कैसे कर रहे हैं, और सोसाइटी उसमें उनका क्या हेल्प कर रही है, इस विषय पर हम लोगों ने उनकी थ्योरी को यहाँ पे आज हम लोग पढ़ेंगे। और वो पूरे के पूरे, इससे पहले हम लोग रन फ्रेंड ब्रेनर की भी थ्योरी पढ़े, उन्होंने पूरे जीवन काल को डिफाइन नहीं किया है, इन्होंने बच्चे के जन्म से लेकर मृत्यु तक पूरे जीवन काल को डिफाइन करके बताया है। हर एक स्टेज में देखिएगा, हम लोग जब ये रन फ्रेंड ब्रेनर की थ्योरी पढ़ेंगे, सॉरी इरिक इरिक्शंस की थ्योरी जो पढ़ेंगे, उन्होंने पूरे लाइफ को जो है इसको हम लोग जीवन, इन्होंने पूरे जीवन काल का वर्णन किया है ना, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको जीवन अवधि विकास सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोलेंगे इसको? जीवन अवधि विकास सिद्धांत, यानी कि लाइफ स्पैन डेवलपमेंट थ्योरी के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं, ठीक है। क्यों इसको लाइफ हम लोग का स्पैन थ्योरी, डेवलपमेंट थ्योरी कहा जाता है? क्योंकि पूरे जीवन काल का इन्होंने यहाँ पे डिफाइन किया है, इसीलिए इसको हम लोग जीवन काल अवधि के नाम से भी जानते हैं, और मनोसामाजिक सिद्धांत के नाम से, साइको सोशल थ्योरी के नाम से भी इसको जानेंगे, ठीक है। तो पूरे जीवन काल में इन्होंने क्या बताया है हम लोगों को कि बच्चे के हर एक स्टेज में एक प्रकार का बच्चों को संकट का सामना करना पड़ता है, क्राइसिस का जिसको नाम दिया गया है, उस संकट को इन्होंने जो नाम दिया है उसको क्राइसिस का नाम दिया है। बच्चे को हर एक स्टेज में एक तरह के क्राइसिस का सामना करना पड़ेगा। बच्चा अगर उस संकट का अच्छे से सफलतापूर्वक समाधान कर लेता है तो बच्चा बच्चा जो है अपने आगे वाले जब स्टेजेस में जाएगा तो उसमें जो है कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, या फिर उसमें एक तरह का विशेष वर्च्यू गुण आएगा। उस विषय में हम लोग यहाँ पे आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग इरिक इरिक्सन जी के बारे में जाने कि बच्चे अपने पर्सनालिटी का डेवलपमेंट कैसे करते हैं और सोसाइटी उसके डेवलपमेंट में क्या क्या हेल्प कर रही है, इसके विषय में देखिए हम लोग थोड़ा सा जान ले। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हर एक व्यक्ति जो होता है जब जन्म लेता है, मानव जब जन्म लेता है, हर एक का बेसिक जो नीड्स होता है, हर किसी के बेसिक नीड्स एक जैसे होते हैं, एक समान होते हैं। हर किसी की जो है एक मूल आवश्यकताएं होती है। जैसे कि मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे की सबसे पहली जो उसकी बेसिक नीड्स है वो क्या है? तो उसका बेसिक नीड्स क्या है? फीडिंग करवाना, उसको अच्छे से उसका पालन पोषण करना, उसको भूख लगने पर उसको फीड करवा देना। तो ये उसका सबसे पहला उसका बेसिक नीड्स होता है। तो हर एक इंसान का अपना अपना जो होता है, सबका क्या होता है, सेम बेसिक नीड्स होता है, किसी का अलग अलग। हम लोग जैसे कि हम लोग यहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में पढ़े थे कि हर एक की पर्सनालिटी अलग होती है, लेकिन यहाँ पे हर एक का जो बेसिक नीड्स होगा, जो आवश्यकताएं होती है, उनकी जरूरतें जो होती है, हर एक इंसान की
वह एक ही हो, ठीक है। हम हर मनुष्य का एक ही बेसिक नीड्स होगा, सबसे पहले हम लोग का भोजन, कपड़ा और आवास, ये 3 हम लोग की बेसिक आवश्यकताएं जरूरतें में गिनी जाएंगी, ठीक है। तो हर एक का क्या होता है अपना हर किसी का क्या सबका एक ही समान बेसिक आवश्यकता बेसिक नीड्स होता है, जिसको फुलफिल करना बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। जैसे कि बच्चे की आवश्यकता हो गई भोजन और उसका अच्छे से केयर करना, ठीक है। इसके बाद सेकंड पॉइंट बोल रहा है कि व्यक्ति में अहम या फिर आत्मन यानी कि जो सेल्फ का उसका जो विकास हो रहा है, बच्चे का जो सेल्फ डेवलपमेंट हो रहा है, पर्सनालिटी जो डेवलपमेंट हो रही है, बच्चा जो है अपनी आवश्यकताओं के प्रति अनुक्रिया का परिणाम, मतलब जो है बच्चा जो है, जैसे कि मान लीजिए हम लोगों को किसी चीज की जब आवश्यकता होती है, जरूरत होती है, मान लीजिए सपोज हमको भूख लगती है, ठीक है, भूख लगती है तभी तो हम एक्टिव होते हैं, कोई ना कोई एक्टिविटी करते हैं, खाना बनाएंगे, खाना पकाएंगे, खाएंगे, ठीक है। मतलब हमारे अंदर जब कोई जरूरत होगी, जरूरत पैदा होगी हमारे, हमको जब किसी चीज की आवश्यकता होगी, तभी हम क्या करते हैं, उसके प्रति रिएक्शन दिखाते हैं, या फिर हम एक्टिव होके कोई वर्क करते हैं, फिजिकल वर्क करें, मेंटल वर्क करें, कुछ भी करें, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार हम लोग वर्क करते हैं। जब किसी को कोई आवश्यकता नहीं होती है तो कोई क्या एक्टिविटी करता है, हम लोग कुछ भी काम करते हैं नहीं, कोई काम नहीं करते। आवश्यकता आज हम लोगों क्या जो बेसिक नीड्स है, भोजन है, चाहे घर है, आवास है, चाहे हम लोग के जो भी रिक्वायरमेंट्स है, एजुकेशन है, उसके लिए ना लोग इतने मेहनत करते हैं, या स्टडी करते हैं, या फिर जॉब करते हैं, या कोई अदर वर्क करते हैं। अगर हमारे कोई जरूरतें ही नहीं होगी, आवश्यकता ही नहीं होगी, तो कोई भी इंसान कोई भी काम करेगा ही नहीं, ठीक है। तो हमारे रिक्वायरमेंट के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, उसी के अनुसार जो है हम लोग वर्क करते हैं, हम लोग एक्टिव होते हैं, हम लोग कोई ना कोई एक्टिविटी करते हैं। तो ये भी हम लोग के बेसिक नीड्स में ही आ जाएगा। जरूरतें क्या है, सबसे पहली जरूरत हम लोग का भोजन, भोजन के लिए हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ वर्क करता ही है। दूसरा पॉइंट बोल रहा है कि विकास विभिन्न अवस्थाओं से होकर संपन्न होती है। जो ये हम लोग इस स्टेज में देखेंगे कि डेवलपमेंट जो बच्चों का हो रहा है, ठीक है, मनोसामाजिक सिद्धांत में हम लोग जो देख रहे हैं कि बच्चों का जो डेवलपमेंट हो रहा है, ये हर एक स्टेज से होकर गुजरेगा, ठीक है। जो बच्चों का डेवलपमेंट होगा, हर एक स्टेज में बच्चे का कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होगा। किसी स्टेज में बच्चे का कुछ डेवलपमेंट हुआ, किसी अदर दूसरे स्टेज में गया तो कुछ दूसरा चीज डेवलप हुआ, तीसरे स्टेज में गया तो कुछ और डेवलप हुआ। तो हर एक स्टेज में बच्चे का कुछ ना कुछ डेवलप होगा, उसका कोई ना कोई विकास होगा, और वही विकास बढ़ते बढ़ते बच्चा आगे की तरफ मूव कर जाएगा, ठीक है। ये हम लोग का 3 पॉइंट था। देखिए चौथा पॉइंट जो बोल रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ पे एरिक्सन जी ने क्या कहा है कि प्रत्येक अवस्था में बच्चों का डेवलपमेंट बहुत ही जरूरी है, और हर एक स्टेज में बच्चों का डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पे एरिक्सन जी ये भी बोल रहे हैं कि हर एक स्टेज में बच्चों में जो है ना एक साइको सोशल डेवलपमेंट जो है, चुनौती जिसको हम लोग चैलेंज कहेंगे, साइको सोशल चैलेंज हर एक स्टेज में बच्चों के पास एक आती है। जैसे कि फर्स्ट स्टेज हो गया शैशवावस्था, इन्फेंसी स्टेज, उस स्टेज में भी बच्चों के पास एक चैलेंज आएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज आएगा, उस स्टेज में भी बच्चों के पास एक चैलेंज आएगा। बच्चे जब इस चैलेंज का अच्छे से, ठीक है, सामना कर लेते हैं, या फिर चैलेंज को वो क्रॉस करके आगे की तरफ मूव कर जाते हैं, तो बच्चा जो है आगे देखिएगा, एक स्टेज से दूसरा स्टेज, दूसरे से तीसरा स्टेज, हर एक स्टेज एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होता है। मान लीजिए फर्स्ट स्टेज है बच्चे का, फर्स्ट स्टेज में बच्चे को जो चैलेंज दिया गया, बच्चा उस चैलेंज का अच्छे से, जो मान लीजिए उस चुनौती का अच्छे से, संकट जिसको हम लोग क्राइसिस कहते हैं, अच्छे से अगर मुकाबला करके आगे की तरफ मूव कर जाता है, तो बच्चे में एक तरह का ना वर्च्यू पैदा होगा, यानी कि एक तरह का गुण पैदा होगा, ठीक है। और वो गुण जो है बच्चे के आगे लाइफ को और अधिक डेवलप करने में हेल्प करेगा। सेकेंड स्टेज में ऐसे ही बच्चों को एक और चुनौती का सामना करना पड़ेगा। उस चुनौती का भी अगर बच्चा सक्सेसफुली अगर उसका चैलेंज को वो क्रॉस कर जाता है, तो उस स्टेज में भी बच्चों में एक अदर वर्च्यू पैदा होगा, एक दूसरा गुण पैदा होगा, जिससे वो आगे आने वाले लाइफ में क्या है, डेवलप करेगा। तो ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप उसको हर एक स्टेज में किसी ना किसी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। और ये चुनौतियों का अभी 2 फेज होता है, ठीक है। एक इसका फेज क्या होगा, एक तो फेज होगा पॉजिटिव में, और एक फेज होगा नेगेटिव में, ठीक है। अगर बच्चा पॉजिटिविटी की तरफ उसका अगर झुकाव ज्यादा है, पॉजिटिव उसको अगर ज्यादा अच्छे से केयर मिला, अभी हम लोग स्टेजेस पढ़ेंगे तो उसको आप लोग अच्छे से और समझिएगा, क्लियर समझ जाइएगा। तो 2 फेज होंगे, ठीक है। एक होगा हम लोग का धनात्मक, एक होगा ऋणात्मक, एक पॉजिटिव हो जाएगा, एक नेगेटिव हो जाएगा।
तो अगर बच्चे का पॉजिटिव वे में झुकाव ज्यादा होगा तो बच्चा का सेल्फ डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होगा। अगर नेगेटिव वे में झुकाव ज्यादा होगा तो उसका सेल्फ डेवलपमेंट जो हो रहा है वो उतने अच्छे से नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हर एक स्टेज में बच्चे को एक मनोसामाजिक चुनौती यानी कि हम लोग का साइको सोशल चैलेंज का मुकाबला करना पड़ता है, जिसको हम लोग अगर देखा जाए तो उसको क्या कहते हैं, संकट का नाम दिया, जिसको हम लोग क्राइसिस कहेंगे। ठीक है, और हर एक बच्चे को इसके लिए क्या होता है, बच्चों को एक अवसर, एक मतलब उनको एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है। बच्चा अगर इस संकट का अच्छे से सक्सेसफुली अगर उसको क्रॉस करके आगे की तरफ मूव कर जाएगा तो बच्चे में एक तरह का वर्च्यू, एक तरह का गुण पैदा होगा। और अगर सक्सेसफुली मूव नहीं कर पाएगा तो वो बच्चे में वो गुण पैदा नहीं होगा। तो 2 फेज हम लोग देखेंगे आगे। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे 5 नंबर पॉइंट बोल रहा है कि विभिन्न अवस्थाओं द्वारा व्यक्ति के अभिप्रेरण में अंतर होने की बात प्रतिबिंबित होती है। मतलब हर एक फेज में बच्चे को जो क्राइसिस का मुकाबला, संकट जो है, जो चैलेंज है उसके सामने, बच्चा उस चैलेंज का जो मुकाबला कर रहा है उससे अगर सक्सेसफुली बच्चा आगे की तरफ डेवलप कर जाता है तो बच्चे में जो वर्च्यू आएगा, जो गुण आएगा, वह गुण जो है उसके आगे आने लाइफ को भी क्या करेगा, प्रभावित करेगा, इफेक्टेड करेगा। वो अगर पॉजिटिव वे में है तो पॉजिटिवली इफेक्ट करेगा, अगर नेगेटिव वे में है तो नेगेटिवली उसको इफेक्ट करेगा। ठीक है, इसी चीज को यहाँ पे उन्होंने 5 पॉइंट्स यहाँ पे इरिक्सन जी ने दिया है। तो हम लोग इरिक्सन जी के बारे में क्या जाने कि इरिक्सन जी ने मनोसामाजिक थ्योरी जो दी है हम लोग का, उसमें उन्होंने क्या बताया है कि बच्चा सेल्फ यानी कि अपनी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट खुद कैसे करता है, और सोसाइटी हमारा जो समाज है, समाज जो है हमारे बच्चों के डेवलपमेंट में कैसे उसकी मदद करती है, कैसे उसका हेल्प करती है। ठीक है, ये उन्होंने बताया है। और हर किसी का अपना बेसिक नीड्स होता है, उसको फुलफिल करने के लिए उसको कुछ ना कुछ एक्टिविटी करनी पड़ती है उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए। देखिए, तो उन्होंने पूरे जीवन काल को, जिसको हम लोग जीवन अवधि काल भी कहते हैं, पूरे जीवन काल को कितने लेवल में डिवाइड किया है, 8 लेवल में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहला हम लोग स्टार्टिंग करेंगे, बच्चे के जन्म से स्टार्ट करेंगे, उसको कहते हैं हम लोग क्या कहेंगे, विश्वास बनाम अविश्वास, यानी कि ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ठीक है, मैम इसका नोट्स हम लोग को नहीं मिला है। इसका नोट्स आप लोगों को नहीं मिला है? बस इसका मतलब शुरुआत वाला बस दिया हुआ है और 5 तत्व है उतना दिया है, उसके बाद लिखा नहीं है, कुछ निम्नलिखित है बस लिखा हुआ है। आप तो दे दिए थे सारा नोट्स। फिर कब मिलेगा मैम? ठीक है, मिल जाएगा सोमवार को मैम? दीपेंद्र जी, मिल जाएगा, क्यों टेंशन ले रहे हो, मिल जाएगा। ये मैम सोमवार को जाएगा, कॉलेज आने वाले हैं इसीलिए। अभी हम इसको समझा दे, ठीक है? जी मैम। कल संडे है, मिल जाएगा। अभी समझने में कोई दिक्कत होगा कि नोट्स सामने चाहिए? पढ़ाई में? हाँ, पढ़ाई? सुदीप्ता, हाँ 1 मिनट, सुदीप्ता जी। नो मैम, कोई दिक्कत नहीं होगा। पता है ना, यस कुछ मैम। प्रॉब्लम होगा तो हम अगले फिर दोबारा हम आप लोगों को बता देंगे, समझा देंगे। ठीक है, तो इरिक्सन जी ने पूरे लाइफ को, पूरे जीवन काल को 8 भागों में बांटा है। सबसे पहला जो है हम लोगों का विश्वास बनाम अविश्वास। ठीक है, हम क्या बताए थे आप लोगों की कि 2 फेज होते हैं। सुभानु जी जुड़े हुए हैं, चले कहेंगे। तो 2 फेज होते हैं, 2 फेज में हम लोग देखेंगे कि 2 फेज में उन्होंने दिखाया है कि एक है विश्वास और दूसरा है अविश्वास। हाँ, हम देख रहे थे कि आप जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं। एक विश्वास और एक होता है अविश्वास, जिसको हम लोग कहेंगे ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ठीक है, बच्चे को या तो विश्वास की भावना आएगी या फिर अविश्वास की भावना आएगी। देखिए, ये हम लोग का एज कौन सा होता है, ये हम लोग का एज होता है 0 से लेकर 1 से 1.5 साल तक का, यानी कि 18 महीने तक का एज होता है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 0 से 1.5 साल या 18 महीने तक का एज इसको कहेंगे। ये हम लोग का शैशवावस्था का एज कहलाता है, इन्फेंसी स्टेज कहलाता है। ठीक है, और ये इरिक्सन जी का ये फर्स्ट स्टेज है, ये पहला अवस्था है। ठीक है, फर्स्ट स्टेज है, 1 से लेकर 1.5 साल या फिर 18 महीने का स्टेज होता है, और इसको हम लोग इन्फेंसी स्टेज कहते हैं। इस स्टेज में बच्चों में ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट कैसे आया, ये 2 फेज है। एक में बच्चों, या तो देखिए इसमें होता क्या है,
बच्चे पूरी तरीके से दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। इस स्टेज में अगर बच्चे का, जो बच्चे के सबसे ज्यादा क्लोज है, माँ पिता है, चाहे जो कुछ भी है, जो उसका सबसे ज्यादा केयर करते हैं, अगर उसका उस स्टेज में अच्छे से केयर किया जाए, उसको अच्छे से फीडिंग करवाई जाए, उसकी अच्छे से देखभाल की जाए, अच्छे से केयर किया जाए, तो बच्चे में अपने जो क्लोज जो है, जो उनकी देखभाल कर रहे हैं, माता पिता दादा दादी जो कुछ भी है, उनके प्रति बच्चे में विश्वास की भावना जागती है, ट्रस्ट की भावना जागती है, ठीक है। तो बच्चे में किसकी भावना जागी? विश्वास की भावना जागी। ये एक फेज है। अगर बाई चांस मान लीजिए कि बच्चा जो है, जो फुल्ली आपके ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है, उस स्टेज में बच्चे का अच्छे से केयर नहीं हुआ, उसको अच्छे से फीडिंग नहीं दिया गया, चाहे बच्चा बहुत भूखा है, भूख से बिलख रहा है और समय पे जो है उसको फीड नहीं करवाया गया, चाहे उसकी जो भी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा नहीं किया गया, बच्चे का नैपी गीला हो गया है, बच्चा उसी में रो रहा है, चिल्ला रहा है और उसका अच्छे से केयर नहीं किया जा रहा है, तो उस स्टेज में बच्चे में कौन सा भावना आएगा? मिसट्रस्ट की भावना आ जाएगी, ठीक है। मिसट्रस्ट जैसे फीलिंग्स बच्चे के अंदर आ जाएगी। तो जब बच्चे का अच्छे से केयर होगा, जब अच्छे से उसको फीडिंग करवाया जाएगा, उसके सारे रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया जाएगा, उसके साथ जो फैमिली मेंबर जो है अच्छे से टाइम स्पेंड करेंगे, तो बच्चे में ट्रस्ट की भावना आएगी। और जब इसके अपोजिट जस्ट होगा तो बच्चे में मिसट्रस्ट की भावना आएगी, ठीक है। तो ये जो होते हैं, ये दो फेज होते हैं, ठीक है। तो बच्चे में इस तरह से एक संकट का सामना, ये बच्चे का फर्स्ट स्टेज है। फर्स्ट स्टेज में हम क्या बोले थे कि हर एक स्टेज में बच्चे को एक संकट, एक चुनौती का सामना करना पड़ता है, ठीक है। साइको सोशल चैलेंज होते हैं, एक चुनौती होती है जिसको हम लोग संकट यानी कि क्राइसिस का नाम देते हैं, उसका सामना करना पड़ता है। और बच्चा या इस स्टेज में जब सक्सेसफुली इसका सामना कर लेता है, इस स्टेज को क्रॉस करके आगे की तरफ मूव कर जाता है, तो बच्चे में एक तरह का गुण पैदा होता है, ठीक है, जिसको हम लोग वर्च्यू कहेंगे। गुण पैदा होगा, वर्च्यू पैदा होगा, जिसको हम लोग क्या नाम देंगे? जिसको हम लोग नाम देंगे होप, यानी कि आशा का नाम देंगे। अगर बच्चे का अच्छे से केयर हो रहा है, बच्चे का अच्छे से सारा रिक्वायरमेंट पूरा हो रहा है, उसको अपने माता पिता पे विश्वास हो गया, या फिर माता पिता से उसको स्नेह और प्यार मिल रहा है, तो बच्चे में जो वर्च्यू पैदा हो रहा है, जो गुण पैदा हो रहा है, उसको क्या नाम दिया जा रहा है? उसको आशा यानी कि होप का नाम दिया जाता है, ठीक है। बच्चे में जो मनोसामाजिक गुण जो उत्पन्न हो रहा है, जिसको हम लोग साइको सोशल वर्च्यू के नाम से जानेंगे, जो गुण पैदा हो रहा है उसको हम लोग होप या आशा के नाम से जानते हैं। और जस्ट इसके ऑपोजिट, अगर बच्चे में उसका अच्छे से केयर नहीं हो रहा, अच्छे से फीडिंग नहीं करवाया जा रहा है, या फिर अच्छे से देखभाल नहीं हो रही है, तो बच्चे में जो दूसरा उसका फेज है, क्या था? अविश्वास यानी कि मिसट्रस्ट। तब बच्चे में कौन सा भाव आएगा? मिसट्रस्ट का भाव आएगा, यानी कि अपने पेरेंट्स या फिर जो भी क्लोज के जो है, जो उसकी देखभाल कर रहा है, उसके प्रति उसमें अविश्वास की भावना पैदा हो जाएगी। तो बच्चे में जो गुण पैदा होगा, ठीक है, वह जो है आशा जैसा गुण, आशा वाला गुण पैदा नहीं होगा, तब उसमें अविश्वास की भावना आ जाएगी, ठीक है। लेकिन जब अच्छे से केयर होगा तो किसकी भावना आएगी? आशा की भावना आएगी, होप। उसके अंदर एक नया मनोसामाजिक गुण का जन्म होगा, जिसको हम लोग होप का नाम देंगे, ठीक है। मोस्टली जो है पॉजिटिव वे में ही इसका जो है डेवलपमेंट होगा, क्योंकि छोटे बच्चे का, छोटे शिशु का मोस्टली क्या होता है? अच्छे से केयर होता है, अच्छे से ध्यान रखा ही जाता है। तो इसमें कौन सा गुण हम लोग का पैदा हो रहा है? कौन सा वर्च्यू आ रहा है? होप का, आशा का भाव पैदा हो रहा है। देखिए, एक स्टेज से दूसरा स्टेज जो होता है वो रिलेट होता है, जुड़ा होता है। तो पहले हम लोग क्या देखे? फर्स्ट स्टेज जो कि हम लोग का शैशवावस्था का स्टेज था, उसमें अगर बच्चे का अच्छे से केयर हुआ, अच्छे से ध्यान हुआ, तो उसमें हो, ठीक है, एक नया मनोसामाजिक गुण उनमें पैदा हुआ, जिसको हम लोग होप का नाम दिए। दूसरा जो हम लोग का पॉइंट है वो है स्वायत्तता बनाम जो है शर्म या लज्जा, जिसको हम लोग कहेंगे ऑटोनॉमी वर्सेस सेम या डाउट, ठीक है। दूसरा जो इनका स्टेज है, पहला स्टेज क्या था हम लोग का? विश्वास बनाम अविश्वास, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। एज कितना था हम लोग का? 0 से 1.5 साल या फिर 18 महीना, शैशवावस्था का उम्र इसको कहा जाता है। सेकंड जो पॉइंट है हम लोगों का, स्वायत्तता बनाम हम लोग का शर्म या लज्जा, जिसको इंग्लिश में कहेंगे ऑटोनॉमी वर्सेस हम लोग का सेम या डाउट, ठीक है। ये जो हम लोग का स्टेज होता है, इसमें जो ये एरिक्सन जी का ये दूसरा फेज है, ये दूसरा पड़ाव है, ठीक है। इसका जो एज होगा हम लोग का 1 साल से स्टार्ट होगा, 3 साल तक रहेगा। 1 से
3 साल तक इसका स्टेज रहता है। तो 1 से 3 साल का स्टेज रहेगा, इसमें हम लोग का देखिएगा प्री चाइल्डहुड भी आ जाता है। प्री चाइल्डहुड हम लोग का 2 वर्ष से स्टार्ट हो जाता है। इस स्टेज को हम लोग प्री चाइल्डहुड का स्टेज ही कहते हैं। ठीक है, ये जो स्टेज होता है ये प्री चाइल्डहुड का ही स्टेज कहलाता है। तो इस स्टेज में देखिए, अब पहले स्टेज में बच्चों में क्या आया, पेरेंट्स के थ्रू अच्छे से केयर करने से, अच्छे से फीडिंग करवाने से, या फिर हर उसके रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने से बच्चे में जो हम लोगों का जो मनोसामाजिक गुण जो जन्म लिया था, जो वर्च्यू जन्म लिया था होप का, अब वही होप जो है इस स्टेज में आकर क्या होगा, बच्चों का मनोबल बढ़ गया। ठीक है, उसका मोरल पावर बढ़ गया। तो अब इसमें बच्चों में जो है विश्वास की भावना है, विश्वास की भावना बच्चों में है ही अपने माता पिता के प्रति। तो इस स्टेज में बच्चों में आकर बच्चों में जो है ना, स्वायत्तता का मतलब होता है स्वतंत्रता, स्वतंत्रता की भावना, फ्रीडम की भावना आ जाएगी। जब आशा का गुण बच्चों में आ जाता है तो सेकंड स्टेज में बच्चों में स्वतंत्रता का भावना आएगा। और जब फर्स्ट स्टेज में बच्चों में आशा, विश्वास, भावना नहीं आती है तो सेकंड स्टेज में उसका क्या होगा, उससे इफेक्टेड होगा, प्रभावित होगा। क्योंकि फर्स्ट स्टेज में ही बच्चों को अपने ऊपर डाउट हो गया, उसको अपने जो जो क्लोज है, जो माता पिता है उसके ऊपर विश्वास ही नहीं है, ट्रस्ट ही नहीं है, उसको आगे लाइफ में कोई होप ही नहीं है। तो उसका जाहिर सी बात है कि उसका सेकंड स्टेज भी जो है इफेक्टेड होगा उससे। लेकिन जब इफेक्टेड नहीं होगा तो क्या होगा, आशा की भावना के साथ साथ बच्चों में अब क्या है, स्वतंत्रता की भावना यानी कि फ्रीडम। ठीक है, स्वतंत्रता की भावना आ जाएगी। इस स्टेज में देखिए बच्चे क्या करते हैं, हर एक वर्क को, हर एक चीजों को फ्रीली करना चाहते हैं, खुद से सेल्फ करना चाहते हैं। ठीक है, कोई भी वर्क हुआ, ठीक है, वो खुद से करना चाहते हैं। स्वतंत्रता की होप के साथ साथ उनमें कौन सा हम लोग का फीलिंग आया, स्वतंत्रता की यानी कि फ्रीडम वाला, ऑटोनॉमी वाला भाव आया। तो ऑटोनॉमी में वो क्या करेंगे, हर एक काम, हर एक वर्क जो है बच्चे खुद से करना चाहेंगे। जैसे कि खाना खाना है, देखिएगा छोटे बच्चों में, इतने छोटे बच्चों में बोलेंगे कि खाना खाना है तो हम खुद से खा लेंगे। ठीक है, या फिर कुछ भी वर्क हो रहा है, बच्चे टॉयलेट भी जाते हैं, पॉटी करने भी जाते हैं, तो बच्चे बोलेंगे कि हम खुद से कर लेंगे। चाहे बहुत से ऐसे वर्क हैं, बच्चे बोलते हैं कि हम खुद से करेंगे। नहाना है, बच्चे बोलते हैं कि हम खुद से करना चाहेंगे। उनमें क्या होता है, उनमें ऑटोनॉमी के वहां का फीलिंग आ जाता है कि हम सारा काम अपने से करना चाहेंगे। तो इस स्टेज में क्या होता है, हम लोग का ये क्या है, स्वायत्तता और सर्व वाला है, यानी कि ऑटोनॉमी, सेम एंड डाउट वाला स्टेज है। तो इस स्टेज में क्या होता है, अगर माता पिता बच्चों को फ्रीली वो काम करने के लिए छूट दे दे, ठीक है, उसको थोड़ा सा मतलब ऑर्डर दे दे, ऐसा नहीं कि पूरी तरह से छोड़ दे, मतलब बच्चा कुछ अगर कर रहा है, कुछ खाना चाह रहा है, चाहे कुछ कर रहा है, तो बच्चे को थोड़ा फ्री दिया जाए, तो बच्चे में एक तरह का नया वर्च्यू जन्म लेता है, एक नया गुण उत्पन्न होता है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग विल पावर का नाम देंगे, इच्छा शक्ति। उसकी इच्छा शक्ति बढ़ती है कि हम ये काम खुद से कर सकते हैं, उसको और किसी काम को करने की इच्छा बढ़ती है। ठीक है, अगर पेरेंट जो है उसको परमिशन देते हैं, या फिर वो जो भी वर्क कर रहे हैं उसके लिए अच्छा उसको फीडबैक मिलता है, या फिर उसको फ्री छोड़ दिया जाता है, तो बच्चों में जो हम लोग का वर्च्यू अब जो जन्म देगा सेकंड स्टेज में, उसको हम लोग विल पावर का नाम देंगे, इच्छा शक्ति का नाम देंगे। लेकिन जस्ट इसके ऑपोजिट, इसके 2 फेज है। ठीक है, जस्ट इसके ऑपोजिट, अगर माता पिता उसको उस काम के लिए रोकते हैं, टोकते हैं, ठीक है, वो काम नहीं करने देते हैं, उसको सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं बनने देते हैं, तो इस स्टेज में बच्चों में जो है अपने प्रति डाउट हो जाएगा कि हम ये काम कर पाएंगे या नहीं। ठीक है, किसी भी चीज को करने में या किसी भी काम को करने में उनमें सेम या डाउट जैसे फीलिंग उसमें आएंगी कि हम ये चीज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जैसे कि बोला जाता है ना, बच्चा कुछ कर रहा है, ड्राइंग कर रहा है, चाहे बच्चा खुद से खा रहा है, तो माता पिता डांट देते हैं कि तुम खुद से नहीं खा पाओगे, तुम खुद से नहीं कर पाओगे। तो उस स्टेज में बच्चों में सेम चाहे डाउट जैसी फीलिंग जो है उनके मन में आ जाएगी कि हम ये काम कर पाएंगे या नहीं, हम ये काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर बच्चा इस संकट का, इस क्राइसिस का अगर सक्सेसफुली अगर इस चुनौती का सामना करके आगे की तरफ मूव कर जाता है, तो बच्चों में जो हम लोग का मनोसामाजिक गुण, जो वर्च्यू जन्म ले रहा है, उस वर्च्यू को हम लोग क्या कहेंगे, इच्छा शक्ति का नाम देते हैं, यानी कि उसको विल पावर का नाम दिया जाता है। हर एक स्टेज में बच्चे को एक क्राइसिस, एक संकट का सामना करना पड़ता है, और बच्चा अगर सक्सेसफुली उस संकट का सामना कर लेगा, आगे की तरफ मूव कर जाएगा, तो हर एक स्टेज में बच्चों में एक जो है हम लोग के वर्च्यू का, गुण का जन्म होगा, जिसका अलग अलग नाम होगा। तो फर्स्ट स्टेज में हम लोगों ने क्या देखा, बच्चा जो है उस संकट का सामना सक्सेसफुली करके आगे की तरफ मूव कर गया, तो बच्चों में होप आया, आशा की भावना आई। सेकेंड स्टेज में बच्चा अगर उस स्टेज को अच्छे से
क्रॉस करके आगे की तरफ मूव कर जाता है, तो उसमें जो हम लोग की जो वर्चू जन्म लेता है, जो उसका गुण जन्म होता है उसके अंदर, उसको हम लोग इच्छा शक्ति यानी कि विल पावर का नाम देते हैं। उसका विल पावर बढ़ जाता है, उसको किसी भी काम को करने में अब कोई हिचक नहीं होगी, कोई डर नहीं होगा, कोई हेजिटेशन नहीं होगा, बच्चा फ्रीली, ठीक है, ओपन माइंडेड उस काम को करेगा। समझ में आया? 2 पॉइंट समझ में आया? यस मैम। यस मैम। समझ में आया ना? चलिए, ज्योति जी नहीं है क्या आज? ज्योति जी थी तो जुड़ी हुई थी। निधि जी समझ में आया? यस मैम। चलिए, नेक्स्ट है हम लोग का थर्ड जो है, उसको हम लोग कहते हैं पहल बनाम अपराध बोध या दोष। ठीक है, पहल का मतलब होता है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। ठीक है, पहल करना, किसी चीज की शुरुआत करना। ठीक है, तो पहल बनाम अपराध बोध या दोष, जिसको हम लोग इनिशिएटिव या वर्सेस गिल्ड का नाम देते हैं। ये जो हम लोग का स्टेज होता है, देखिए इरिक्शन का ये हम लोग का थर्ड फेज है, तीसरा अवस्था है। इस अवस्था का एज जो होता है हम लोग का 3 से 5 साल का स्टेज होता है। 3 से 5 साल कौन से स्टेज में आ गया बच्चा? कौन सा एज हो गया? हम लोग का प्री चाइल्डहुड वाला स्टेज हो गया, लेकिन हम लोग इसको खेल अवस्था कहते हैं, क्योंकि इसी अवस्था में बच्चा क्या करता है? खिलौनों की अवस्था यही अवस्था है ना। इस अवस्था में बच्चा प्ले करता है, खेलता है, कूदता है, तो इसको हम लोग खेल अवस्था के नाम से जानते हैं। अगर आपको बाल्यावस्था, ये पूर्व बाल्यावस्था यानी कि प्री चाइल्डहुड के नाम से अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि एक का कौन सा स्टेज है प्री चाइल्डहुड वाला, तो हम लोग वहां स्वायत्तता और शर्म वाला, ठीक है, ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट वाला स्टेज जो है हम लोग का, वो प्री चाइल्डहुड का स्टेज कहलाता है। ये आपको याद रखिएगा। और इस स्टेज में खेल की अवस्था, प्री चाइल्डहुड अलग हो गया, खेल की अवस्था अलग हो गया। अगर खेल की अवस्था पूछता है तो हम लोग का पहल अपराध बोध या फिर दोष, यानी कि इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट वाला जो स्टेज हो जाएगा 3 से 5 साल की अवस्था, इसको हम लोग खेल अवस्था कहते हैं। है ये हम लोग का कौन सा? प्री चाइल्डहुड का ही स्टेज है, लेकिन इसको खेल अवस्था के नाम से एरिक्सन जी ने बताया। ठीक है, तो देखिए ये थर्ड स्टेज है, इसको हम क्या कहते हैं? थर्ड स्टेज प्री चाइल्डहुड, इसको हम लोग प्राक स्कूलीय अवस्था भी कहेंगे, स्कूल जाने से पहले की अवस्था, खेल अवस्था, खिलौनों की अवस्था भी कहेंगे, इसीलिए इसका नाम पड़ा है खेल अवस्था। तो इस अवस्था में अब देखिए फर्स्ट स्टेज में बच्चों में आशा जागा, उम्मीद आई, उम्मीद से सेकंड स्टेज में उसी उम्मीद से बच्चों में स्वायत्तता यानी कि स्वतंत्रता की भावना, ऑटोनॉमी की भावना आई। ठीक है, अब ऑटोनॉमी की भावना बच्चों में जब आ गई, उसी ऑटोनॉमी की भावना जो है नेक्स्ट स्टेज में उसी विल पावर से, उसी इच्छा शक्ति से बच्चों में जो नेक्स्ट स्टेप में जब बच्चे जाएंगे, उसमें बच्चों में जो किसी भी चीज को, अब बच्चों में जो है क्या है, किसी भी काम को फ्रीली करने का आदत हो गया है, या फिर उनमें उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया है, उनकी इच्छा शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो बच्चा जो है ना अब उस चीज का ना फोकस कहाँ करेगा पता है? बच्चा नए नए चीजों को इन्वेंट करने में, नए नए चीजों को खोजने में, नया नया एक्सपेरिमेंट करने में बच्चा जो है अपना माइंड को ज्यादातर लगाएगा। ठीक है, थर्ड स्टेज जो है हम लोग का पहल बनाम अपराध बोध या दोष। ठीक है, इसमें क्या होता है? पहल का मतलब क्या? बच्चा नया नया इन्वेंशन कर रहा है, बच्चे नई नई चीजों को खोज रहा है। ठीक है, नए नए चीजों में अब कुछ ना कुछ वो अपना मतलब जो उसका जो मेंटल स्किल है, उसको ना, उसका जो माइंड की जो एबिलिटी है, कौशल है, उस कौशल को कहीं ना कहीं किसी ना किसी नए चीज में वो लगाने की कोशिश करेगा। कुछ ना कुछ नया आविष्कार करना है, कुछ ना कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने की वो कोशिश करेगा बच्चा इस स्टेज पे। ठीक है, तो नई नई बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है इस स्टेज में। बच्चों के मन में क्वेश्चंस भी बहुत रहता है, बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं, उनमें क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा रहती है, तो नए नए चीजों में एक्सपेरिमेंट करने की, नए नए चीजों को बनाने की वो कोशिश करेगा, उसको जानने की कोशिश करेगा, उस पर वो कई तरह के प्रश्न निकालेगा, उस प्रश्न को, उस डाउट को क्लियर करने की वो कोशिश करेगा। तो ये हम लोग का वो वाला स्टेज होता है। तो बच्चा जब इस स्टेज में, देखिए पहल बनाम अपराध बोध। ठीक है, अगर बच्चा, 2 फेज है, अगर बच्चा पेरेंट्स के थ्रू बच्चा किसी प्रकार का एक्सपेरिमेंट कर रहा है या किसी प्रकार का पहल कर रहा है, ठीक है, कुछ करने की कोशिश कर रहा है, पेरेंट्स के थ्रू अगर उसको अच्छा फीडबैक मिला, पेरेंट्स के थ्रू उसको सपोर्ट मिला, पेरेंट्स उसको जो है उसका सपोर्ट किए या फिर उसके वर्क को बहुत ज्यादा सराहे,
तो बच्चा जो है आगे की तरफ मूव करेगा। बच्चा इस स्टेज में जिस संकट का सामना करेगा, ठीक है, जो क्राइसिस उसके सामने उत्पन्न होगी, अगर उसका सक्सेसफुली बच्चा सामना कर लेता है, दो फेजेस है, या तो पेरेंट्स के थ्रू उसको अच्छा फीडबैक मिलेगा, पेरेंट्स उसको सपोर्ट करेंगे, या फिर पेरेंट्स उसको क्या करेंगे, डांटेंगे, डपकारेंगे, या फिर उसके काम की क्या करेंगे, आलोचना करेंगे, उसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करेंगे, या फिर उसको बहुत ज्यादा जो है डिमोरलाइज कर देंगे। ठीक है, दो कंडीशन होगा। तो अगर मान लीजिए पहला कंडीशन हुआ, अगर बच्चा जो है एक इनिशिएटिव बन रहा है, किसी चीज की पहल कर रहा है, पेरेंट्स के थ्रू भी उसको सपोर्ट मिल रहा है, तो बच्चा जिस संकट का सामना करके आगे की तरफ मूव करेगा ना, वो हम लोग का जो फेज कहलाता है, वो जो हम लोग का वर्च्यू कहलाता है, उसको, उस वर्च्यू को हम लोग कहते हैं पर्पस, यानी कि उद्देश्य का नाम दिया जाता है। ठीक है, अगर बच्चा जो है अच्छे से सक्सेसफुली इस क्राइसिस का, इस संकट का सामना करके आगे की तरफ मूव कर गया, मनोसामाजिक जो चुनौती है, इस चुनौती को मूव करके आगे की तरफ मूव कर गया, तो बच्चे में जो वर्च्यू, जो गुण पैदा हो रहा है, उसको हम लोग उद्देश्य यानी कि पर्पस का नाम देंगे। ठीक है, और अगर पेरेंट्स के थ्रू उसका बहुत ज्यादा आलोचना की जा रही है, उस पर बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाया जा रहा है, ठीक है, उसको बहुत ज्यादा डांटा डपकारा जा रहा है, मतलब बहुत ज्यादा उसको पाबंदी करती जा रही है, तो बच्चा जो है उसके अंदर एक प्रकार का दोष, अपराध बोध या दोष का मतलब क्या है, ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि बच्चे के अंदर, अपने अंदर एक दोष पैदा हो जाएगा, कि मतलब वो जो है वो अपने आप में ही वो गिल्ट फील करेगा, वो समझेगा कि हमारे अंदर ही कुछ नहीं है, हमारे अंदर कोई एबिलिटी नहीं है, हमारे अंदर कोई मतलब कुछ भी क्वालिटी नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। इस तरह के दोष की भावना जो है बच्चे के अंदर पैदा हो जाएगी। तब बच्चा जो है उसमें जो है, जब वो इस स्टेज में बच्चे में पर्पस या उद्देश्य का जो है फीलिंग नहीं आएगा, ये जो वर्च्यू, जो गुण जो पैदा हो रहा है, तब ये गुण पैदा नहीं होगा। लेकिन जहाँ पेरेंट्स का सपोर्ट मिल रहा है, पेरेंट्स उसके, उसका हर एक फील्ड में उसका सपोर्ट कर रहा है, उसको अच्छा फीडबैक दे रहे हैं, ठीक है, तो उस स्टेज में बच्चे को क्या मिलेगा, पर्पस या उद्देश्य जैसे वर्च्यू, उसके अंदर गुण जो है पैदा होंगे। ठीक है, तो ये दो हम लोग का, ये जो था थर्ड फेज था, नए नए आविष्कार करना है, नई नई चीजों को खोजना है, अपने स्किल पावर को अलग अलग जगह लगाना है, उससे नए नई चीजों को इन्वेंट करना है, ये सारे काम बच्चे इस स्टेज में करते हैं, 3 से 5 साल का स्टेज, और इसको हम लोग खेल अवस्था कहते हैं। और इसमें जो बच्चों में वर्च्यू, जो गुण पैदा हो रहा है, उसको हम लोग पर्पस या फिर उद्देश्य का नाम देंगे। इसके बाद देखिए, इसमें एक और होता है, तो बच्चे में जब, मान लीजिए बच्चा जब इस क्राइसिस का सक्सेसफुली जो है सामना करके आगे की तरफ मूव कर गया, तो बच्चे में उद्देश्य और पर्पस जैसे जो वर्च्यू जो है, गुण जो है पैदा हुए, इससे बच्चे जो है ना, बच्चों में एक और क्वालिटी आती है, लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार, यानी कि गोल डायरेक्टेड बिहेवियर जैसे गुण भी बच्चों में आ जाते हैं। ठीक है, लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर जो है, हम लोग प्याजे जी की थ्योरी में पढ़ेंगे कि ये गोल डायरेक्टेड बिहेवियर क्या होता है, शैशवावस्था में होता है। आप लोग बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, प्यारे जी की थ्योरी में हम लोग इसको शैशवावस्था में पढ़ेंगे कि गोल डायरेक्टेड बिहेवियर क्या होता है। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है कि उनका जो गोल है, उनका जो भी उद्देश्य है, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो हर संभव कोशिश करेंगे, वो हर एक प्रयास करेंगे, हर एक संभव कोशिश करेंगे, ताकि वो अपने गोल तक पहुंच जाए। तो इस स्टेज में हम क्या देखें कि बच्चा पहल कर रहा है, कुछ ना कुछ इन्वेंट कर रहा है, अपने स्किल पावर को वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं लगा रहा है, कुछ ना कुछ नया वो करने की कोशिश कर रहा है। और वहां पे जब उसको पेरेंट्स के थ्रू भी सपोर्ट मिल रहा है, तो उसमें जो पर्पस या उद्देश्य जैसे जो गुण पैदा हुए, उससे बच्चों में एक और नया गुण पैदा हो जाता है। वो क्या होता है, हम लोग का गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, यानी कि अपने उद्देश्य को पाने की जो उनकी क्षमता होती है, अपने किसी भी कीमत पर, किसी भी हाल में वो अपने उद्देश्य तक, अपने लक्ष्य तक पाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का कौन से स्टेज में आया, थर्ड स्टेज में, पहल बनाम दोष जैसे स्टेज में जो है बच्चों में गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, इरिक इरिक्सन्स की थ्योरी में बोल रहा है, प्याजे जी की थ्योरी में ये दूसरे स्टेज में आएगा। ये सब चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। ये चीज क्लियर हुआ कि डाउट है, बताइए। डाउट है तो बताइए। नो मैम। किन्हीं को भी डाउट नहीं है? जो भी हैं, जो भी नए लोग भी जुड़े हैं, राधिका जी हैं, राहुल जी हैं, जिनको भी डाउट होगा, ज्योति जी तो है नहीं।
चलिए, नहीं डाउट है तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है हम लोग का परिश्रम बनाम हीनता या हीन भावना, जिसको हम लोग कहेंगे इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। ठीक है, हीनता, हीन भावना, ये जो होता है हम लोग का फोर्थ स्टेज होता है। ठीक है, परिश्रम बनाम हीनता यानी कि इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी यानी कि हीनता की भावना जो है बच्चे में दो फेज हो गए। बच्चा बहुत ज्यादा मेहनत करेगा, मेहनत करेगा, सक्सेस होगा तो वो एक नया वर्च्यू उसके अंदर पैदा होगा, और अगर सक्सेस नहीं होता है, ठीक है, तो उसके अंदर वो वर्च्यू का जन्म, वो गुण का जन्म नहीं होगा। हीनता की भावना, अपने आप में उसमें हीनता की भावना आ जाएगी कि हम ये वर्क कर नहीं सकते हैं, हम ये काम नहीं कर सकते हैं। तो ये हम लोग का इरिक्शंस का चौथा स्टेज है। ठीक है, ये जो स्टेज होता है, चौथा स्टेज है, ये जो स्टेज होता है हम लोग का 6 से 12 वर्ष का स्टेज होता है, जो पूरा हम लोग का लेटर चाइल्डहुड को ले लेता है। 6 से 12 साल यानी कि लेटर चाइल्डहुड आ गया। ठीक है, तो इरिक्शंस का चौथा स्टेज है, 6 से 12 साल का स्टेज होता है, जिसको हम लोग स्कूली अवस्था भी कहते हैं। उत्तर बाल्यावस्था या स्कूली अवस्था हम लोग इसको कहेंगे। ठीक है, बच्चा इस स्टेज में ही स्कूल जाता है, गैंग एज भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे गैंग एज का नाम नहीं दिया गया है, इसको हम लोग स्कूल स्टेज या फिर लेटर चाइल्डहुड के नाम से ही जानेंगे। ठीक है, तो देखिए इस स्टेज में होता क्या है। अब हम लोग क्या देखें, इससे पहले वाले स्टेज में बच्चों में उद्देश्य, पर्पस जैसा वर्च्यू आया था, गुण आया था। तो बच्चा जो है अब क्या करेगा, अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए नेक्स्ट स्टेज में क्या करेगा, पहल करेगा। ठीक है, अब बच्चे में कोई उद्देश्य आया, बच्चे में गोल डायरेक्टेड बिहेवियर आया, अपने गोल को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बच्चा हर संभव कोशिश कर रहा है, हर संभव प्रयास कर रहा है। तो बच्चा वो प्रयास कर रहा है, यानी कि बच्चा क्या कर रहा है, मेहनत कर रहा है ना। बच्चा क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है, बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है उसमें। तो बच्चा जो है क्या करेगा, अब इस स्टेज में बहुत ज्यादा परिश्रम करेगा, बहुत ज्यादा मेहनत करेगा। ठीक है, अपने बौद्धिक कौशल का इस्तेमाल करेगा अपने उस चीज को, अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए। तो इसके फलस्वरूप देखिए बच्चे में क्या होगा, अपनी प्राप्त सफलताओं से काफी प्रोत्साहित भी होता है। मान लीजिए अगर बच्चा किसी चीज के लिए प्रयास कर रहा है, कोशिश कर रहा है, अगर बच्चा सक्सेस हो गया, तो बच्चे का जो विल पावर है, वो तो इच्छा शक्ति तो है, बढ़ ही जाएगा ना। तो बच्चा जो है उससे बहुत ज्यादा, अपने आप से बच्चा बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड रहता है। तो उसमें जो है पहल को परिश्रम यानी कि इंडस्ट्री, यहाँ पे बच्चा जो भी पहल कर रहा है, जो भी बच्चा जो है उसी चीज को करने की कोशिश कर रहा है या मेहनत कर रहा है, उसको हम लोग यहाँ पे परिश्रम यानी कि इंडस्ट्री का नाम दिए गए हैं। ठीक है, तो बच्चे के सामने अगर कोई ऐसी समस्या है जिसको बच्चा जो है सक्सेसफुली जो है उसको सॉल्व करके आगे की तरफ मूव कर गया, तो बच्चे में एक तरह का जो वर्च्यू, जो मनोसामाजिक गुण जो बच्चे के अंदर जन्म लेता है, उसको हम लोग कहते हैं सामर्थ्यता। सामर्थ्य यानी कि हमारे अंदर क्या है, कैपेसिटी है, हमारे अंदर वो सामर्थ्य है कि हम वो काम कर सकते हैं। ये जो है बच्चे के अंदर यह गुण जन्म लेता है। लेकिन सपोज डेट मान लीजिए कि बच्चे के अंदर जो भी प्रॉब्लम है या फिर जो भी बच्चे के सामने जो समस्या रखी गई है, वो समस्या का समाधान बच्चा सक्सेसफुली नहीं कर पाया, वो समस्या उसके लिए बहुत ज्यादा टफ था, बहुत हार्ड था, बच्चा उसका सक्सेसफुली सामना करके आगे की तरफ मूव नहीं कर पाया, तब बच्चे में जो भाव पैदा होगा वो इंफीरियरिटी का यानी कि हीनता का भाव, वो अपने आप से क्या करेगा, हीन महसूस करने लगेगा कि हमारे में कैपेसिटी नहीं है, हमारे में ये एबिलिटी नहीं है कि हम इस वर्क को कर सकते हैं। ठीक है, जैसे बहुत से बच्चे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, बहुत से बच्चे होते हैं मैथ्स उनको बहुत टफ लगता है, तो मैथ्स को देखते ही बोलते हैं कि नहीं बाबा हमसे ये नहीं कर पाएंगे। उनमें क्या है, हीनता की भावना आ जाती है कि हम ये काम करने में सक्सेस नहीं हो पाएंगे। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके सामने अगर वो प्रॉब्लम रख दिया जाए और बच्चा उसका जो है परिश्रम किए, कोशिश की और बच्चा उसको ट्राई करने के बाद सक्सेसफुली उसको आगे की तरफ मूव कर गया है, तो बच्चे का विल पावर बढ़ गया, उसकी इच्छा शक्ति बढ़ गई, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया, और बच्चे में जो है एक तरह का जो वर्च्यू जन्म लिया, उसको हम लोग सामर्थ्यता यानी कि कॉम्पिटेंस का नाम देंगे। ठीक है, यानी कि एबिलिटी का नाम देंगे कि बच्चा अब अपने ऊपर उसको ट्रस्ट हो गया, अपने ऊपर विश्वास हो गया कि हमारे में इतनी कैपेसिटी है, इतना सामर्थ्य है कि हम इस ऐसे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन इजिली कर सकते हैं। तो इस स्टेज में बच्चों में जो हम लोग का वर्च्यू आया वो सामर्थ्यता का गुण आ जाता है। ठीक है, समझ में आया? चलिए इसके बाद है पांचवा स्टेज है हम लोग का पहचान बनाम संभ्रांति, इसको हम लोग कहेंगे आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन।
जो हम लोग इरिक्सन जी की थ्योरी में हम आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया है कि इरिक्सन जी ने इस पे विशेष फोकस किया है, आइडेंटिटी क्राइसिस। ठीक है, आइडेंटिटी क्राइसिस का मतलब होता है कि बच्चे को अपनी पहचान, हम लोग शुरू में भी क्या बोले कि इरिक्सन जी ने जो थ्योरी दी है कि बच्चा जो है सेल्फ अपना डेवलपमेंट कैसे कर रहा है और सोसाइटी उसके डेवलपमेंट में उसका क्या हेल्प कर रही है, इसके ऊपर उन्होंने थ्योरी दिया हुआ है। ठीक है, तो सेल्फ क्राइसिस का मतलब हम लोग अगर मेन फोकस करें तो ये हम लोग का एडोलेसेंस यानी कि टीनेजर वाला स्टेज होता है। इसी में बच्चे को अपनी आइडेंटिटी की सबसे ज्यादा चिंता होती है कि हम कौन है, हम क्या है, सोसाइटी में हमारी क्या पहचान है। ठीक है, आगे आने वाले फ्यूचर में हम क्या करेंगे, इन सब का टेंशन जो है इस स्टेज में, एडोलेसेंस वाले स्टेज में ही बच्चों को सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये जो है हम लोग का आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन यानी कि पहचान बनाम संभ्रांति, ये हम लोग का 5वां स्टेज है इरिक्सन जी का। इसका जो एज हम लोग का होता है 12 से लेकर 18 वर्ष यानी कि पूरा टीनेजर वाला एज आया ना, 12 से 18 वर्ष यानी कि हम लोग का टीनेजर का स्टेज आ गया। तो किशोरावस्था वाला उम्र ये है, इसको हम लोग किशोरावस्था की अवस्था कहेंगे। इसका इसमें जो है बच्चे में ये जानने की ज्यादा प्राथमिकता रहती है, ज्यादा बच्चा ये कोशिश करता है कि हम कौन है, ठीक है, हमारी पहचान किससे है, सोसाइटी में लोग हमको किस नाम से जानते हैं, सोसाइटी में हमारा क्या अपना एक क्या स्टेटस है, या फिर हम सोसाइटी में जो है एक अच्छे पर्सन के रूप में या एक गलत पर्सन के रूप में, किस रूप में हम सोसाइटी में पहचाने जाते हैं, एक ब्रिलियंट बॉय के रूप में या एक डल बॉय के रूप में, कैसे हम पहचाने जाते हैं। इन सब का टेंशन जो है इस स्टेज में बच्चों में ज्यादा रहता है। देखिए बोल रहा है कि वे किस लिए हैं, वे अपनी जिंदगी में कहाँ जा रहे हैं, इन सब का टेंशन इस स्टेज में बच्चों को रहता है। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं पहचान। यहाँ पे बच्चे अपनी आइडेंटिटी को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। आइडेंटिटी क्राइसिस का स्टेज यही कहलाता है कि मेरी आइडेंटिटी क्या है, मेरी पहचान क्या है। तो किशोर बहुत सारे नए अनुभव, इनके अंदर बहुत सारे फीलिंग होते हैं। हम लोग पढ़े हैं ना किशोरावस्था में कि बच्चों में इस स्टेज में उसमें फिजिकल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा होता है, मेंटल डेवलपमेंट, मेंटल चेंजेस हो रहे हैं, सोसाइटी में बहुत ज्यादा चेंजेस हो रहे हैं। तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं, बहुत सारे बदलाव आते हैं। तो इस स्टेज में बच्चे, और वयस्कों के वाला स्टेज भी आ रहा है, उनमें एडल्ट वाला भी गुण आ रहा है बच्चों में। तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि एक स्वस्थ पहचान बनाए रखने के लिए किशोरों को क्या करना पड़ता है, अलग अलग डायरेक्शन में मूव करना पड़ता है। हमारी पहचान क्या है, एक अच्छा मतलब एक अच्छे पर्सन के रूप में अपनी पहचान बनाने के लिए उनको अलग अलग डायरेक्शंस में क्या करना पड़ता है, मूव करना पड़ता है, अलग अलग उनको खोज करनी पड़ती है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। और अगर किसी कारण से बच्चे जो है, किशोर जो है, अपने अन्वेषण में या फिर अपनी खोज में सक्सेस नहीं हो पाते हैं, तो भविष्य का रास्ता जो है उनके लिए क्या होता है, निश्चित नहीं हो पाता है। मतलब मान लीजिए बच्चा जो है अपनी लाइफ में आगे फ्यूचर में क्या करने वाला है, कौन सा वेकेशन है, कौन सा वो व्यवसाय चुनने वाला है, इन सब चीजों का वो जो डिसीजन जो है सही से नहीं ले पाता है, तो बच्चा क्या हो गया, वो क्या हो गया, भटक गया अपने राह से। और जहां बच्चा जो है सक्सेसफुली इस चीज का, इस चुनौती का सामना करके आगे की तरफ मूव कर गया कि हम इस चीज में बहुत परफेक्ट हैं, अच्छे हैं और हमको लाइफ में ये करना है, और बच्चा उसी रास्ते पे आगे की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, सक्सेसफुली जो वो चाहता था, जो वो करना चाहता था, जिस फील्ड में उसका ज्यादा इंटरेस्ट था, जिसमें उसकी ज्यादा जो है मतलब जिसमें ज्यादा वो फोकस कर रहा था, उसी फील्ड में वो आगे की तरफ मूव किया। उसमें उसको किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं है कि हमको लाइफ में आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, वो किसी प्रकार के कोई डाउट में नहीं है। तो बच्चों में जो मनोसामाजिक गुण उत्पन्न होता है इस स्टेज में, जो वर्च्यू उत्पन्न होगा, उसको हम लोग कर्तव्य परायण यानी कि ड्यूटीफुल का नाम देते हैं। जो बच्चों में जिस इस स्टेज में जो बच्चों में जो गुण पैदा होगा उसको कर्तव्य परायण यानी कि ड्यूटीफुल का हम लोग नाम देंगे। लेकिन सपोज दैट बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं इस स्टेज में, देखिएगा वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में रहते हैं कि आगे आने वाले करियर के लिए वो क्या चुने, वो क्या करे, वो लाइफ में क्या करे, उनको समझ ही नहीं आता है वो क्या ले, आर्ट्स ले, कॉमर्स ले, साइंस ले। बहुत से बच्चों को देखिएगा मतलब उस स्टेज में वो कंफ्यूज रहते हैं कि हमको क्या लेना चाहिए, हमको क्या लेके आगे की तरफ मूव करना चाहिए। हम साइंस में तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्या हम साइंस को मतलब साइंस बहुत टफ हो जाएगा, हम साइंस लेके आगे की तरफ पढ़ पाएंगे या फिर हम लाइफ में कुछ कर पाएंगे, इस प्रकार के डाउट में बच्चे रहते हैं। जब इस प्रकार के बच्चे डाउट में रहेंगे, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में रहेंगे, तब उसमें कर्तव्य परायण यानी कि ड्यूटीफुल वाला गुण नहीं आएगा। ठीक है,
वो जो भी उनका कर्तव्य है, जो भी उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको वो सही तरीके से नहीं निभा पाएंगे, क्योंकि वो अपने प्रति जो उनका जो ड्यूटी है, अपने प्रति जो उनका जो कर्तव्य है, उसी को वो सही से नहीं निभा पा रहे हैं, तो दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो कैसे सही से निभा पाएंगे। ठीक है। और जो बच्चे अपने प्रति उनकी जो ड्यूटी है, अपने आप को जो अच्छे से पहचान रहे हैं, अपने आप को जो अच्छे से जान रहे हैं, उनका इंटरेस्ट किस में है, वो किस चीज को अच्छे किस फील्ड में अच्छा कर सकते हैं, जिसमें उनका भविष्य ज्यादा अच्छा होगा, इस चीज को वो जान रहे हैं, पहचान रहे हैं अच्छे से, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं है, ऐसे बच्चों में जो वर्च्यू उत्पन्न होगा उसको हम लोग कर्तव्य परायण का नाम देंगे, ब्यूटीफुल का नाम देंगे। लेकिन जो खुद ही कंफ्यूजन में है, जो खुद अपने आप को नहीं पहचान पा रहे हैं, वो किसी प्रकार का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा पाएंगे। ओके, क्लियर हुआ। तो पहचान बनाम संभ्रांति जो होता है, आइडेंटिटी वर्सेस जो हम लोग का कंफ्यूजन जो होता है, 12 से 18 साल का एज होता है, किशोर अवस्था का एज ये हम लोग का कहलाएगा। इस स्टेज में भी बच्चों को एक प्रकार के संकट का सामना करना पड़ता है। 2 फेजेस होते हैं, एक तो उनको अपनी आइडेंटिटी बनानी होती है, अगर वो आइडेंटिटी बना लेते हैं, अपने आप को अच्छे से जान लेते हैं, अपने आप को अच्छे से पहचानते हैं, लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना है, डिसीजन सही लेते हैं, तो बच्चे में जो वर्च्यू या गुण जो जन्म लेता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कर्तव्य परायण यानी कि ब्यूटीफुल का नाम देंगे। लेकिन जो बच्चे स्वयं को ही, खुद को ही अच्छे से नहीं जान पाते हैं, अपनी ही पहचान नहीं कर पाते हैं, उनमें इस प्रकार के क्वालिटी कभी भी जन्म नहीं लेता है, वो कभी किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी सही से नहीं निभा पाते। ओके, क्लियर हुआ। क्लियर हुआ। Yes, ma'am. Yes, ma'am. हम आप लोग का फेस देखते तो हमको भी लगता है ना कि भाई सब हमको फोकस कर रहे हैं या देख रहे हैं। अभी तो हमको लगता है कि सबका किसी का फोटो है, किसी का फोटो भी नहीं है, किसी का पिक्चर भी नहीं दिख रहा है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, हम टेस्ट लेंगे तो हमको पता चलेगा कि हम कितना बता पाए, आप लोग को समझा पाए। क्योंकि सीटेट के अनुसार अगर बच्चे सक्सेस हैं तो सिस्टम या फिर टीचर सही तरीके से पढ़ाए हैं, और अगर आप लोग फेल है यानी कि सिस्टम फेल है, यानी कि टीचर फेल है, टीचर को समझाने की क्षमता ही नहीं है, उसमें क्वालिटी ही नहीं है बच्चों को समझाने की। ठीक है मैम, आप बेटर है दूसरों से। बेटर है दूसरों से, वो तो हम टेस्ट लेंगे तो पता चलेगा। ऑब्वियसली आप बहुत बेटर है मैम, दूसरे टीचर से बहुत बेटर है। अच्छा चलिए देखते हैं, एक सप्ताह और इंतजार कीजिए, ओनली 1 वीक, इसके बाद हम बेटर है कि क्या है वो हम डिसाइड करेंगे। इतने सारे कैंडिडेट यहाँ जुड़ते हैं, किसका कितना मार्क्स आता है वो पता चल जाएगा। मैम डेली चलिए। क्लास में अगर लिखती तो अच्छा होता, वो पीडीएफ फॉर्म में दिक्कत हो जाता था, लिखने का मन भी नहीं करता है कभी कभी बीच में। हाँ तो उसको फोटोकॉपी निकलवा लीजिए, उसको पढ़िए, इसीलिए हम लिखवा रहे थे। लेकिन जब ये नोटिफिकेशन आया कि हम लोग का जून जुलाई में ही एग्जाम होगा, तो हमको लगा कि उतने टाइम तक, क्योंकि हम लोग का बहुत ज्यादा है, अभी आप लोगों को पता है हम लोग जो है ये कितना 4th की 5 टॉपिक पढ़ रहे हैं ना अभी, इसमें हम लोगों को ये जो एक्सेप्शनल चाइल्ड पढ़ना है वो बहुत बड़ा टॉपिक है, लर्निंग पढ़ना है वो बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, फ्राइड का हम लोग को थ्योरी पढ़ना है, इसके बाद हम लोग का लैंग्वेज अलग से करना है, मैथ्स करना है, ईपीएस करना है, इसलिए हम सोचे कि आप लोग को नोट्स दे दे तो ज्यादा अच्छा होगा, फिर कहीं आधा छूट जाए तो वो गड़बड़ हो जाएगा ना फिर। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, उसको पढ़िए, उसको फोटो कॉपी निकाल लीजिए और पढ़िए उसको। देखिए 6 नंबर जो पॉइंट है हम लोग का, मेन हम लोग का जो है 5 पॉइंट जो था ना, पहचान बनाम संभ्रांति, ठीक है, आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन, यहाँ तक हम लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक हम लोग का क्वेश्चन आता है। लेकिन इन्होंने पूरे जीवन काल को बांटा है, तो अब का हम कोई गारंटी नहीं दे सकते, क्योंकि जो 1 मंथ एग्जाम चलता है ना, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ दे रहा है, कुछ भी क्वेश्चन पूछ दे रहा है, जहां से क्वेश्चन नहीं आता था वहां से भी पूछ दे रहा है, इसलिए सबको पढ़ना जरूरी है। देखिए तो 6 नंबर जो पॉइंट है हम लोग का, घनिष्ठता बनाम अलगाव। ठीक है, हम लोग के लाइफ में ये सब चीज घटती है, हम लोग अपने लाइफ में देखिएगा, हम लोग खुद ही महसूस करेंगे कि ये सब चीजें हमारे आसपास में, हमारी फैमिली में ये सब चीजें होती है। तो देखिए घनिष्ठता बनाम अलगाव जो है हम लोग का, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन।
ठीक है, ये हम लोग का ऐसा स्टेज है जिसमें जो है बच्चा जो है, चाहे कोई भी पर्सन जो है, किसी के साथ बहुत ज्यादा घनिष्ठ मित्रता या दोस्ती कर लेता है, या फिर एकदम एकांत आइसोलेशन में चला जाता है, उसको किसी से कोई मतलब नहीं रहता है, वो केवल अपने सेल्फ के बारे में सोचता है, जिसको हम लोग सेल्फिश भी कह सकते हैं, ठीक है, स्वार्थी भी कह सकते हैं। हम लोग के फैमिली मेंबर में ऐसे बहुत से पर्सन होते हैं। देखिए ये जो स्टेज है हम लोग का, ये इरिक्शंस के अनुसार ये छठा स्टेज है। इसको हम लोग एज अगर बोले तो 20 से 30 इयर्स तक का ये स्टेज होता है। अब बताइए 20 से 30 तक का जो एज है हम लोग का, इस एज में क्या होता है, शादी ब्याह होगा, ठीक है। हम लोग का टीनेजर वाला भी 20 तक, ऑलमोस्ट 20-22 तक का टीनेजर वाला बच्चों में क्वालिटी रहता है। तो इसमें भी बच्चे क्या होते हैं, जो घनिष्ठता इनमें ज्यादा होती है बच्चे में, अपने फ्रेंड्स के प्रति, या फिर जिसको भी मान लीजिए रिलेशन बन रहा है, शादी वादी हो रही है, तो वहां पे भी घनिष्ठता होता है, या फिर अपने फैमिली मेंबर्स के प्रति भी बच्चों में इसमें घनिष्ठता। टीनेजर में बहुत ज्यादा अलगाव रहता है, ठीक है, बच्चे बहुत ज्यादा जो है पेरेंट्स से, चाहे अपने फैमिली मेंबर से दूर रहते हैं, लेकिन इसी स्टेज में आते आते उनमें घनिष्ठता यानी कि प्रेम भाव की भावना बहुत ज्यादा आ जाती है, ठीक है। उनके प्रति वो केयर करने लगता है, टेंशन होता है कि उनके फ्यूचर के लिए क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब की चीजें बच्चों में इस स्टेज में आ जाती है। बच्चे नहीं बोलेंगे, अब तो एडल्ट एज आ गया, इसको हम लोग एडल्ट एज बोलेंगे। अर्लियर एडल्ट एज को हम लोग नाम देंगे, ठीक है, आरंभिक वयस्कावस्था। अर्लियर एडल्ट एज का नाम देंगे। 20 से लेकर 30 वर्ष तक का ये स्टेज होता है। तो इस स्टेज में देखिए बच्चे जो होते हैं ना, दो तरह का हम लोग, दो फेज हो जाएगा, एक तो घनिष्ठता, एक तो होगा अलगाव। यानी कि किसी से अगर बच्चे जो होते हैं इसमें, अगर मान लीजिए किसी से बहुत अच्छा रिलेशन बना रहे हैं, ठीक है, पेरेंट्स है या फिर शादी हो रही है तो वाइफ के साथ या भाई बहन के साथ या फिर फ्रेंड सर्कल के साथ बहुत ज्यादा घनिष्ठ दोस्ती कर रहे हैं, बहुत ज्यादा घनिष्ठता बना लेते हैं, बहुत ज्यादा प्रेम भाव की भावना, स्नेह की भावना जब होती है व्यक्ति में, दूसरों के प्रति घनिष्ठता बहुत ज्यादा भाव विकसित हो जाती है, तो वो क्या होते हैं, मतलब दूसरों के लिए डेडिकेटेड हो जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारा, चाहे हमारे हस्बैंड के बीच में बहुत अच्छा रिलेशन है, बहुत ज्यादा घनिष्ठता है, तो उनके लिए हम कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाए। जैसे कि कोरोना का टाइम आप एग्जांपल ले लीजिए, सबसे अच्छा एग्जांपल तो कोरोना का आता है। कोरोना के टाइम में हमको पता चला कि कौन हमारा घनिष्ठ मित्र है, कौन हमारा अपना है, किसको हमसे ज्यादा स्नेह है या प्यार है या नहीं। जैसे कि हम लोग स्कूल में पढ़ाते हैं ना, वहां पे एक मैम है, ठीक है, उनका अपना जो भाई है कोरोना के टाइम पे वो एक्सपायर कर गया, और उनकी अपनी जो वाइफ है वो है यहीं की, ठीक है, वो बोकारो की ही है, लेकिन उनके भाई जो थे उस समय वो पुणे में जॉब करते थे, और वहां पे उनको कोरोना हो गया। तो वहां पे उनको जो कोरोना हुआ, तो उनकी अपनी वाइफ जो है वहां पे उनका केयर करने और जाने के लिए रेडी नहीं हुई, ठीक है। तो उनके फादर और हमारे साथ जो मैम पढ़ाती हैं वो दोनों वहां पे गए। तो यहाँ पे पता चला कि किसके साथ कितनी ज्यादा घनिष्ठता है, कितना ज्यादा प्रेम है, ठीक है। तो घनिष्ठता का भावना इस स्टेज में बहुत ज्यादा क्या होता है, उत्पन्न होता है। देखिए इसी एग्जाम्पल से समझिए, एक क्या सर, भाई बहन और पिता और बेटे के बीच में बहुत ज्यादा घनिष्ठता है, बहुत ज्यादा प्रेम है, वह उसके बुरे समय में भी उसका हेल्प कर रहा है। और अगर दूसरा ही फेज उसका देखिए, तो वाइफ के साथ उसकी इतनी ज्यादा घनिष्ठता नहीं है। वाइफ जो है यहाँ पे क्या हो गई, आइसोलेशन में चली गई, यानी कि वो क्या हो गई, सेल्फिश हो गई। वो अपने विषय में सोची, ठीक है, कि हम अगर उधर जाएंगे तो हमको भी कोरोना हो जाएगा, हम भी मर सकते हैं, चाहे हमको भी कुछ हो सकता है। तो वो क्या है, वहां पे वो सेल्फिश हो गई, वो अपने विषय में सोची। और जबकि उनकी बहन और उनके फादर जो है वो अपने बेटे के विषय में सोचे, उनमें घनिष्ठता की भावना दिखाया गया, और इसमें आइसोलेशन का दिखाया गया, ठीक है, ये सेल्फ के विषय में सोची। तो यहाँ पे दो फेजेस आए। तो जब बच्चों में इस स्टेज में, जब किसी भी पर्सन में घनिष्ठता की भावना बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, दूसरों के प्रति, तो वो दूसरों के प्रति क्या होता है, समर्पित होता है, डेडिकेटेड होता है, वो दूसरों के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी रहता है, दूसरों के लिए कुछ भी करने के लिए वो तैयार रहता है, ठीक है। तो इससे जो बच्चों में जो बच्चों मनोसामाजिक गुण जो बच्चों में जन्म लेता है, उसको हम लोग प्यार या लव का हम लोग उसको संज्ञा देते हैं, ठीक है। इसमें मनोसामाजिक गुण जो बच्चों में, इरिक्शंस के अनुसार बच्चों में अगर घनिष्ठता का भाव बहुत ज्यादा है, वो दूसरों के लिए बहुत ज्यादा डेडिकेटेड है उसके उस पर्सन के लिए, तो उससे जो वर्चू जो जन्म लेगा, जो गुण जन्म लेगा, उसको हम लोग प्यार स्नेह का नाम देंगे, लव का नाम देंगे, ठीक है। लेकिन अगर जो है पर्सन, जैसे कि अभी एक एग्जांपल देखिए, उनकी खुद की वाइफ जो है अपने पति का केयर करने के लिए वहां नहीं गई, ठीक है, वो पर्सन आज नहीं है, वो डेथ कर गया, वो उसी टाइम पे जो है कोरोना के टाइम पे वो एक्सपायर कर गया।
तो उनकी अपनी वाइफ जो है उस संकट के समय में, उस घड़ी में उनका हेल्प करने के लिए नहीं गई। वो कहाँ चली गई? वो आइसोलेशन में चली गई। वो सेल्फ के लिए सोची, ठीक है, वो अपने लिए केवल सोची। तो वो क्या है, जब उस तरह की भावनाएं पैदा होंगी, जब उस तरह की चीजें पैदा होंगी, तो यहाँ पे जो है जो मनोसामाजिक गुण उत्पन्न होगा वो प्रेम वाला नहीं होगा, वो स्नेह वाला नहीं होगा। उनको दूसरों से प्रेम या स्नेह का भाव नहीं रहेगा। वो केवल अपने स्वार्थ के लिए, अपने हेल्थ के लिए वो केवल ऐसे इंसान जो है सोचते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का दो फेजेस देखने को मिला, एक तो घनिष्ठता और एक क्या है हम लोगों का, एक क्या था हम लोग का, अलगाव। अलगाव। तो घनिष्ठता कब होगी? जब इस स्टेज में 20 से लेके 30 वर्ष के स्टेज में हम लोग का, जो हम लोग का प्रारंभिक ये वयस्कावस्था, इसको हम लोग अर्लियर एडल्ट एज के नाम से जानते हैं। ये जो होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है अभी, क्योंकि 1 मंथ तक एग्जाम चलता है। तो यहाँ पे जब बहुत ज्यादा घनिष्ठता होगी तो प्रेम की भावना उत्पन्न होगी, प्रेम की संज्ञा दी जाएगी इसको, और नहीं होगी तो जो गुण उत्पन्न होगा वह प्रेम वाला गुण उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है, वो सेल्फिशनेस वाला गुण उत्पन्न हो जाएगा। तो ये था हम लोग का 6 पॉइंट, ठीक है, जिसको हम लोग घनिष्ठता बनाम अलगाव के नाम से जानते हैं। इतना क्लियर हुआ? 2 और फेज है, हम इसको बना के आज क्लियर कर देंगे ये टॉपिक। इसके बाद देखिए 7 नंबर पॉइंट है जननात्मकता बनाम स्थिरता, यानी कि हम लोग का इसको इंग्लिश में जननात्मकता को इंग्लिश में कहेंगे, क्या इसको इंग्लिश में कहेंगे, उत्पादकता में। हाँ, जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। ठीक है, जननात्मकता, जननात्मकता का मतलब होता है जनता के कल्याण के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए, दूसरों के वेलफेयर के लिए कुछ करना। ठीक है, दूसरों के कल्याण के लिए कुछ करना। देखिए ये जो स्टेज है एरिक एरिक्सन के अनुसार 7वां स्टेज है। हम लोग का 40 से 50 वर्ष तक का ये एज रहता है इसमें। अब बच्चा, अब पर्सन जो है कौन से स्टेज में आ गया? 40 से लेकर 50 के स्टेज में आ गया। इस स्टेज में बच्चा जो है शादी हो गया, ठीक है, अपनी फैमिली हो गई, अब वो अपने बच्चों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहता है, उनके फ्यूचर के लिए, उनको सिक्योर करने के लिए कुछ करना चाहता है। ये वाला फीलिंग जो है इस स्टेज में बच्चों में आता है। बच्चे क्या बोलेंगे? एडल्ट बोलेंगे। इसको हम लोग मध्य वयस्कावस्था कहेंगे, एडल्ट एज। ठीक है, मिडिल एडल्ट एज के नाम से इसको जानते हैं हम लोग। इसमें देखिए, इसमें होता क्या है, इस अवस्था में व्यक्ति जो है उनमें जननात्मकता यानी कि जनरेटिविटी के भाव जो है बच्चों में, पर्सन्स में बहुत ज्यादा उत्पन्न होती है। यानी कि इसका मतलब क्या है कि वो अपनी अगली पीढ़ी के लिए, मान लीजिए कोई पर्सन है 40 से 50 स्टेज में आ गया, तो वो जो है अपने बच्चों के लिए कुछ ऐसा करके जाना चाहता है जो उस बच्चे के लिए आगे आने वाले फ्यूचर में जो है हेल्प करे। जैसे कि मान लीजिए, जैसे कि हमारे पेरेंट्स ही हैं, ठीक है, वो हमारे लिए कुछ फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं कि इसके हायर एजुकेशन में काम आए, या फिर हमारे लिए कुछ फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं कि वो हमारे शादी ब्याह में काम आए, हमारे लिए वो मकान बना देते हैं कि ये हमारे बच्चों के लिए सिक्योर रहेगा, हमारे बच्चे इसमें रहेंगे। वो अपने लिए तो नहीं करते हैं, वो अपने आगे आने वाले जनरेशन के लिए करते हैं। तो ये जो स्टेज होता है हम लोग का 40 से 50 का, इसमें जननात्मकता की भावना होती है लोगों में। ठीक है, वो जन के कल्याण के लिए, दूसरों के कल्याण, जरूरी नहीं कि फैमिली, बहुत से ऐसे पर्सन होते हैं जो सोसाइटी के लिए भी बहुत कुछ करते हैं। सोसाइटी के लिए जैसे ओल्ड एज होम हो गया, वहां पे वो कुछ डोनेट कर दिए, चाहे जैसे कि हम लोग का ऑर्फेन जैसा जगह हो गया, वहां पे वो कुछ डोनेट कर दिए, स्कूल्स में कुछ डोनेट कर दिए, ठीक है, या फिर गरीब लोगों को कुछ डोनेट कर दिए, दे दिए। तो ऐसे भी काम करते हैं जहाँ पे उनका फ्यूचर जो है, या फिर उनका आगे आने वाला जो भविष्य है जो वो सुधरा रह सके, या फिर उनके लिए वो कुछ ऐसा करके जाए जो कि आगे आने वाला जनरेशन भी उसका फायदा उठा सके। ठीक है, मान लीजिए जैसे कि पेड़ ही लगाना, जो लोग पेड़ लगाते हैं, अब मान लीजिए एक 75-70 साल का व्यक्ति जो है वो पेड़ लगा रहा है, वृक्षारोपण कर रहा है, तो क्या वह उसके फल को खाएगा? नहीं। वो क्या कर रहा है? वो वहां पे दूसरों के लिए वो वर्क कर रहा है, ताकि जो लोग जो है उससे जो है छाया ले सके, या फिर उसके फल को लोग जो है खा सके, दूसरे आगे आने वाला जनरेशन उसका फायदा उठा सके। वो अपने लिए नहीं कर रहा है, वो दूसरे के लिए, जनरेशन के लिए कर रहा है। तो इस प्रकार की फीलिंग जो है इस स्टेज में आती है। ठीक है, अपने अगले आने वाली पीढ़ी के लिए वो कुछ ट्रांसफर कर सके। जैसे कि देखिए बोल रहा है कि उनके कल्याण के लिए,
जिसे उनके आगे उनके बच्चों का या फिर उसके उसके बच्चों का, मान लीजिए कोई मकान ही बनाता है, अगर मेरे पेरेंट्स हैं, मकान बना रहे हैं, तो मकान बना रहे हैं तो वो किसके लिए बना रहे हैं? वो अपने आगे आने वाले जनरेशन के लिए बना रहे हैं कि मेरे बच्चे उसमें रहेंगे, उसके बच्चे के बच्चे उसमें रहेंगे। वो क्या हो गया? लाइफ टाइम के लिए हो गया, वो बहुत टाइम के लिए रहेंगे। ठीक है, तो वो दूसरों के कल्याण के लिए सोच रहे हैं। तो यहाँ पे जब इस टाइप की फीलिंग आती है पर्सन्स में, वो जो दूसरों के कल्याण के लिए जब सोच रहे हैं, तो उनमें जो वर्चू, जो गुण आता है, उसको हम लोग कहते हैं स्थिरता। ठीक है, नहीं, उसको स्थिरता नहीं, उसको देखभाल, उसको केयर का नाम दिया जाएगा, उसको केयर का नाम दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे बोल रहा है, एक तो हम लोग एक फेज देखे, लेकिन यहाँ पे कुछ पर्सन्स ऐसे भी होते हैं जो दूसरों के कल्याण के लिए, जो सोसाइटी के कल्याण के लिए या फिर अपने आगे आने वाले जनरेशन के कल्याण के लिए कुछ नहीं करते हैं, वो केवल सेल्फ के लिए। बहुत से ऐसे पर्सन्स होते हैं जो कभी भी भविष्य में दूसरों के, अपने बाल बच्चों के लिए कुछ भी फिक्स डिपॉजिट नहीं किए या कुछ मकान नहीं बनाए, वो जीवन भर अपने ऊपर पैसा खर्च करते रहे, अपने ही ऐशो आराम में सारे पैसे को लुटा दिए, कभी किसी के लिए नहीं सोचे, केवल सेल्फ के लिए सोचे। ठीक है, जब इस प्रकार का जब लोगों में फीलिंग आएगा, तो उनमें जो है देखभाल वाली भावना नहीं आएगी। ठीक है, देखिएगा हम लोग अपने आसपास में ये सब चीजें देखते हैं, ये सब चीजें हम लोग के साथ होती है। घर में भी बहुत से ऐसे पर्सन है जो इस टाइप के, इस नेचर के होते हैं। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखिए कि बच्चों की शिक्षा के लिए चिंता हो रही है, या फिर किसी चीज के लिए, सोसाइटी के लिए ही चिंता हो रही है, समाज के लिए कुछ कर दिए, तो उसमें जो है जननात्मकता की भावना जो है उसमें आ रही है। और जब देखिए, जब व्यक्ति में जननात्मकता की चिंता उत्पन्न नहीं होती है, यानी कि उनमें अगर जनरेटिविटी की चिंता नहीं आती है, बच्चे जो है, वो पर्सन जो है, हम लोग का स्टेग्नेशन में चला गया, यानी कि सेल्फ के बारे में सोचने लगा, अपने बारे में सोचने लगा। ठीक है, तो उसमें स्थिरता आ जाती है, वो स्थिर हो जाता है, वो किसी के लिए नहीं सोचेगा, वो केवल अपने लिए सोचेगा, वो केवल अपने ऊपर, क्योंकि ये 40 से 50 वर्ष का जो एज है, वो केवल अपने लिए, अपने शौकों को पूरा करेगा, अपने जरूरतों को पूरा करेगा, अपने ऊपर ही पूरा खर्च करेगा। बहुत से ऐसे पर्सन होते हैं, यहाँ तक कि वो अपनी फैमिली तक भी खर्च नहीं करते हैं, वो अपने ऊपर सारा खर्च कर देंगे। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, हम लोग का स्थिरता आ जाएगी और एक तरह का आत्मलीनता की भावना। ठीक है, सेल्फ ऑब्जर्वेशन की स्थिति आ जाती है, मतलब केवल अपने आप को ऑब्जर्व करेगा, अपने ऐशो आराम की वो चिंता करेगा और अपनी ही सुख सुविधा को वो ज्यादा ध्यान देगा। तो इस स्टेज में बच्चों में जो हम लोग का इरिक्सन के अनुसार जो मनोसामाजिक गुण जो बच्चों में जन्म ले रहा है, अगर पॉजिटिव वे में जा रहा है, अगर जननात्मकता की तरफ अगर हम लोग देखें, अगर उसमें जा रहा है, तो बच्चों में जो हम लोग का जो वर्चू पैदा हो रहा है, जो शक्ति, जो हम लोग का गुण आ रहा है, उस गुण को हम लोग देखभाल का नाम देंगे। और अगर ऑपोजिट की तरफ जा रहा है, स्थिरता की तरफ जा रहा है, केवल अपने ऊपर खर्च कर रहा है, अपने लिए ही सोच रहा है, तो उसमें दूसरों के प्रति देखभाल की भावना नहीं होगी। ठीक है, ऐसा होता है हमारे फैमिली मेंबर्स में। देखिएगा, बहुत से ऐसे पर्सन होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं केवल दूसरों के लिए सोचते हैं कि हम इतना अपने ऊपर खर्च करेंगे, इतना अगर हम पैसा सेव कर देंगे तो हमारे बच्चों के लिए ये सिक्योर हो जाएगा, उनकी स्टडी के लिए हो जाएगा, चाहे हमारी बच्ची की शादी के लिए ये पैसा सेव हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग जो है ऐसा बिल्कुल नहीं सोचते हैं, बोलते हैं कि जो होगा सो देखा जाएगा, हम दूसरों के लिए क्यों सोचे। वो अपने इच्छा को पूरा करने में ही ज्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, तो लास्ट स्टेज में क्या होगा, अगर वो दूसरों के लिए सोच रहे हैं तो देखभाल की भावना पैदा होगी, और नहीं सोच रहे हैं तो देखभाल की भावना पैदा नहीं होगी। ठीक है, ये हुआ हम लोग का। अब देखिए लास्ट स्टेज, 8वां पॉइंट है जो है हम लोग का, संपूर्णता बनाम निराशा, यानी कि इंटीग्रिटी वर्सेस जो है डिस्पेयर। ठीक है, संपूर्णता बनाम निराशा, यानी कि इंटीग्रिटी वर्सेस जो है हम लोग का क्या आ जाएगा, डिस्पेयर। अब देखिए, जब लास्ट पड़ा हुआ क्या, ये हम लोग का जो है अंतिम है, 8वां स्टेज है, 55 से लेकर 60 साल या फिर मृत्यु तक का स्टेज होता है। 55 से 60 साल, मतलब यहाँ से शुरू हो रहा है 55 से या फिर 60 साल से यह शुरू होगा और आपका मृत्यु तक यह जो है चलता रहेगा। तो इस स्टेज में देखिए होता क्या है, अब पूरा बच्चा अपना लाइफ तो पूरा स्पेंड कर लिया, हर एक स्टेज में उसको हर एक संकट का सामना करना पड़ा। अब उसमें वो कैसे संकट का कौन सा फेज को ज्यादा चुना। ठीक है, फर्स्ट स्टेज में उसमें आशा जन्मी कि निराशा का भाव आया, सेकंड स्टेज में उसमें पहल आया या फिर दोष का भाव आया। तो ऐसे करते 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 एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते होते बच्चों में जो है आखिरी स्टेज में हम लोगों ने क्या देखा, जननात्मकता या फिर
हम लोगों ने देखा स्थिरता जैसा भाव देखा। अब ये जो लास्ट स्टेज होता है, इस स्टेज में बच्चों में जो है ना बच्चे क्या बोलेंगे, बूढ़े हो गए अब तो, संपूर्णता और निराशा जैसी। अब वो अपने पूरे लाइफ टाइम में क्या किए हैं, किसके लिए क्या किए, किसके साथ कैसा बिहेव किए, क्या नहीं किए, वो पूरे लाइफ में क्या किए हैं, उन सब चीज का वो मूल्यांकन करते हैं। उन सब चीज को वो ऑब्जर्व करेंगे कि पूरे लाइफ में वो अच्छा काम किए या खराब काम किए। ठीक है, पूरे लाइफ में वो क्या किए, वो सक्सेस रहे अपने लाइफ में या नहीं रहे, वो दूसरों के कल्याण के लिए कुछ काम किए या नहीं किए। ठीक है, उन्होंने लाइफ में कुछ अच्छा वर्क किया या नहीं किया, ये सब चीज को वो क्या करेंगे, पूरा उसका कंक्लूजन निकालेंगे लास्ट में। ये हम लोग का ऐसा बुढ़ापा वाला स्टेज है, 60 साल से स्टार्ट होता है ये हम लोग का, 55 या 60 से स्टार्ट होता है। तो इसमें इसको हम लोग बुढ़ापा वाली अवस्था भी कह सकते हैं, ओल्ड एज कहेंगे। तो भविष्य में क्या होगा, अब वो यहाँ तक हम लोग क्या देखें कि उनको अपने फ्यूचर की चिंता थी, अपने विषय में चिंता थी, आगे लाइफ में क्या करना है, ठीक है, या फिर कौन सा हम लोग में वर्च्यू आएगा, उसके अनुसार उसको क्या करना है, वो सब चीज की चिंता थी। अब इस स्टेज में आते आते अब उसको अपने फ्यूचर की चिंता नहीं होगी कि आगे आने वाले फ्यूचर में क्या करेंगे। अब उसको अब बैक में चला जाएगा कि हम अपने पूरे लाइफ में किए क्या। ठीक है, हम अपने पूरे लाइफ में किसी का कल्याण किए या नहीं, हम अपने पूरे लाइफ में किसी के लिए कुछ किए या नहीं। ठीक है, हम अपने पूरे लाइफ में दूसरों के साथ कैसा बिहेव किए, ये सारे के सारे चीजों को वो क्या करेगा, मूल्यांकन करने लगेगा। इन सभी चीजों को वो क्या करेगा, फिर से वो माइंड में उसका रिपीट होने लगेगा, याद करने लगेगा। तो अगर जब इंसान देख रहा है कि हम अपने पूरे लाइफ में दूसरों के लिए कल्याण किए, अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ किए, दूसरों के साथ मेरा बिहेवियर अच्छा था, हमारा घनिष्ठ फ्रेंड सर्कल था, या फिर हम जो भी किए वो पॉजिटिव वे में किए, तो उसमें संतोष की भावना आएगी कि हम अपने लाइफ में जो किए बहुत अच्छा किए, उसको किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं होगा, वो संतोषजनक रहेगा, उसे किसी प्रकार का कोई अफसोस नहीं होगा। ठीक है, तो वो सारा चीज हम लोग यहाँ पे दो फेजेस देखे हैं, हर एक पड़ाव में हम लोग दो फेजेस देखे हैं, एक जो था पॉजिटिव में था, एक जो था नेगेटिव में था। तो जब वो पॉजिटिव वाला अगर ये अंतिम समय में पॉजिटिव वाले सारे वे को आंकते हुए देखा कि हमारा सारा जो है था सब पॉजिटिव वर्क था, सब अच्छा था, तो इसमें संतोष की भावना आएगी। ठीक है, लास्ट में इनमें जो वर्च्यू उत्पन्न होता है, जो जन्म लेता है, उसको हम लोग मैच्योरिटी कहते हैं, परिपक्वता का नाम देंगे उसको, मैच्योरिटी कहेंगे। जब ये सक्सेसफुली देख रहे हैं कि हम अपने लाइफ में जो कुछ भी किए वो सब अच्छा काम किए, तो इसमें मैच्योरिटी आएगी। लेकिन जब ये पीछे की तरफ, बैक की तरफ देख रहा है और देख रहा है कि हम पूरे लाइफ में किसी के साथ अच्छा बिहेव ही नहीं किए, कभी किसी की जरूरत में उसका साथ ही नहीं दिए, ठीक है, अपने आगे आने वाले जनरेशन के लिए कुछ किए ही नहीं, कोई कल्याण का ही नहीं काम थे, सोसाइटी के लिए कुछ नहीं किए। ठीक है, तब उसमें निराशा की भावना आएगी, तब उसमें अपने ही प्रति आत्मग्लानि की भावना आएगी। कब आएगी, लास्ट स्टेज में, शुरुआत तक नहीं। जब तक उसको अपने पास पैसा था, जो था अपने ऊपर उड़ाया, अपनी मौज मर्जी से रहा, खर्च किया, वो उस समय उसको कुछ नहीं होगा। लेकिन जब बुढ़ापा का समय आएगा, शरीर पूरी तरीके से गिर जाएगा, पूरी तरीके से असमर्थ हो जाएगा, तब वो अपने पूरे बैक को पूरी तरीके से क्या करेगा, स्कैन करेगा, देखेगा कि हमने क्या किया है, क्या नहीं किया है। जब वह देखेगा कि हम किसी के साथ अच्छा बिहेव नहीं किए, अपने जनरेशन के लिए कुछ नहीं किए हैं, ठीक है, तब उसमें निराशा की भावना आएगी, तब उसमें मैच्योरिटी वाला गुण जो है विकसित नहीं होगा। ठीक है, परिपक्वता वाला गुण जो है इसमें विकसित नहीं होगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या देखेंगे, एरिक्सन जी ने पूरे लाइफ को, मानव के पूरे जीवन काल को किस तरीके से 8 भागों में बांटकर, किस तरीके से हर एक संकट का सामना करके कैसे जो है ह्यूमंस आगे की तरफ मूव करता है, और कैसे कौन सा गुण उसमें डेवलप होता है, ये सब चीज को उन्होंने दिखाया है, जो कि हम लोग के लाइफ में खुद होता है। ये जीवन में हम लोग का ऐसे घटना होती है ना। कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो दूसरों के कल्याण के लिए सोचते हैं, कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो कुछ पर्सन ऐसे हो जो सब समय पॉजिटिवली मूव करते गए, कुछ ऐसे हैं जो नेगेटिवली मूव करते गए, तो उनमें नेगेटिविटी ज्यादा आ जाएगी। लास्ट टाइम में इस तरह के उनमें अफसोस की भावना आती है कि जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, बूढ़ा हो गया, 60-70 साल का हो गया, पूरे जीवन समय में ना वो जो है बच्चों के लिए कुछ नहीं सोचा, सोसाइटी के लिए कभी नहीं सोचा, सोसाइटी वालों, आस पड़ोस वालों से कभी बात नहीं किया। अंत समय आया, बीमार पड़ गया, कोई उसको देखने नहीं आ रहा, कोई उसको पूछ नहीं रहा, तब उसमें इस जैसी भावना आएगी कि हम पूरे लाइफ कभी किसी के साथ ही नहीं रहे, कभी किसी की मुसीबत में कोई साथ ही नहीं दिए, तो आज हमारे साथ ऐसा हो रहा है। इस तरह की फीलिंग आती है ना कि हम अपने पूरे लाइफ में ऐसा ऐसा किए हैं, हम बहुत गलत किए हैं, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था।
तो ये सारे फीलिंग्स जो है उसको अंतिम समय में समझ में आएगा। ठीक है, ये उसका अंतिम पायदान होता है, उसका अंतिम पड़ाव होता है। इसको हम लोग क्या नाम देंगे? परिपक्वता, मैच्योरिटी। तो इसमें आप लोगों को याद क्या रखना है? सारे स्टेजेस को याद रखना है, और कौन से स्टेज में कौन सा वर्च्यू, कौन सा गुण हो रहा है वो याद रखना है, और कौन सा स्टेज में क्या कहलाता है। जैसे कि फर्स्ट स्टेज हम लोग का क्या था? विश्वास बनाम अविश्वास, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। एज कितना था? 0 से लेकर 1.5 साल हम लोग का, या फिर 18 महीना, उसको हम लोग शैशवावस्था का स्टेज कहेंगे। ठीक है, इसमें कौन सा बच्चों में कौन सा वर्च्यू आया था? तो होप आया था, आशा आई थी। इस सब चीज को आप लोग को याद रखना है ऐसे करके। ठीक है, सेकंड जो था हम लोग का स्वायत्तता बनाम शर्म जो था, ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट जो था, 1 से 3 साल की उम्र, इसको हम लोग प्री चाइल्डहुड के नाम से जानेंगे। ठीक है, और इसमें बच्चों में जो हम लोग का वर्च्यू यानी कि जो गुण आया था उसको विल पावर के नाम से जानते हैं। थर्ड जो था हम लोग का पहल बनाम अपराध, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ड जो था, इसको हम लोग खेल अवस्था के नाम से जानेंगे। प्री चाइल्डहुड वाला स्टेज है लेकिन इसको खेल अवस्था के नाम से जानेंगे। और इसमें बच्चों में जो वर्च्यू, जो गुण पैदा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उद्देश्य यानी कि पर्पस का नाम देंगे। और इसी स्टेज में बच्चों में गोल और डायरेक्टेड बिहेवियर वाले गुण भी आते हैं। ये आप लोग को नोट्स मिल जाएगा, ये आप लोग सब एक बार पढ़ लीजिएगा। हम बता दिए हैं, समझा दिए हैं, एक बार आप लोग खुद से भी पढ़ लेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और अगर कोई डाउट रहा तो नेक्स्ट डे फिर से पूछ लीजिएगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? थोड़ा सा और है, एरिक्सन जी का कहाँ फिर से ये उनकी आलोचना की गई है, और एजुकेशन में उनका ये जो थ्योरी है उसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये थोड़ा सा और बताना है, वो हम आप लोगों को आज ही क्लियर कर देंगे। इतना हमें जो बताएं ये चीज क्लियर हुआ या नहीं? यस जी मैम। सुदीप्ता जी आप ही बता रही थी ना, कॉलेज में बताया गया था। यस मैम, अभी क्लियर नहीं हुआ? हो गया है मैम। चलिए, हम लोग क्लियर को जो बीएड में जो हम लोग को बताया गया था, हमारी जो मैम थी बीएड वाली, वो हम लोग को ये चीज बहुत अच्छे से बताई थी। उसी समय हमारा क्लियर हो गया था। बीएड सीटेड तो हम बाद में किए, बीएड में ही मैम हमारी बहुत अच्छे से ये चीज हम लोग को समझाई थी। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग इसका टॉपिक को आज कंप्लीट कर लेते हैं। तो हम लोग पूरा जीवन काल का देख लिए। अब जो है इरिक एरिक्सन जी का, जैसे कि हम लोग का ब्रॉन ट्रेनर जी का भी यहाँ पे क्रिटिसाइज किया गया था, उनकी भी आलोचना की गई थी कुछ कुछ बातों को लेकर। उसी तरीके से इरिक एरिक्सन जी का भी कुछ बातों को लेकर इनकी आलोचना की गई। ठीक है, क्या आलोचना की गई है? देखिए, बोला गया है यहाँ पे, उन्होंने जो हम लोग का सामाजिक सांवेगिक जो थ्योरी दी है कि बच्चों का कैसे सेल्फ डेवलपमेंट होता है, सोसाइटी कैसे हेल्प करती है, इसमें कुछ बातें दी गई है। देखिए क्या दिया गया है। पहला इसका जो पॉइंट है, किस बात पे उनकी आलोचना की गई है, वो पहला पॉइंट है इनका कि बोला गया है, दूसरे जो हम लोग साइकोलॉजिस्ट थे, मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या बोला है कि जरूरत से ज्यादा इन्होंने क्या बना दिया है, इसको बहुत ज्यादा कठोर और सख्त, रिजिड। ठीक है, उनकी जो ये थ्योरी है, दूसरे लोगों ने इनकी आलोचना किस बात के लिए की है कि उन्होंने जो ये थ्योरी दी है, ये उन्होंने जरूरत से ज्यादा बहुत ज्यादा सख्त और रिजिड कर दिया, बहुत ज्यादा कठोर बना दिया है। ठीक है, जिसको फॉलो करना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। तो इस बात के लिए इनकी जो है आलोचना की गई है। ठीक है, इसके बाद जो है इनकी आलोचना जो की गई है, इस बात के लिए की गई है इनकी आलोचना कि उन्होंने जो यहाँ पे स्टेज जो दिया कि इसी स्टेज में यही संकट पैदा होते हैं। ठीक है, यही क्राइसिस आएंगे। उन्होंने जो एक स्टेज बना दिया है और इसी स्टेज में ये प्रॉब्लम आ रहे हैं। कुछ वैज्ञानिकों का, कुछ मनोवैज्ञानिकों का ये कहना है कि ये चीज जो इन्होंने बताई है ये सही नहीं है। जरूरी नहीं है कि बच्चों में जो ये जो क्राइसिस आ रहे हैं वो उसी स्टेज में आएंगे, वो किसी भी स्टेज में आ सकते हैं, वो पूरे जीवन काल के दौरान आ सकते हैं। ठीक है, उनका क्या कहना है, दूसरे मनोवैज्ञानिकों का क्या कहना है कि ये जो पर्टिकुलर जो एक स्टेज दे दिए हैं, ये एज दे दिए हैं कि इसी स्टेज में ये संकट आती है, ये सही नहीं है। ये किसी भी स्टेज में आ सकता है, किसी भी पूरे जीवन काल में ये कभी भी आ सकता है, उनका ये कहना है। तो इस बात के लिए भी इनकी आलोचना की गई है। ठीक है, इरिक्सन जी की आलोचना की गई है। इसके बाद देखिए
इन्होंने एक चीज और बताया है, एक पॉइंट इनका था घनिष्ठता बनाम जो है हम लोग का क्या था, घनिष्ठता बनाम क्या था हम लोग का, अलगाव। 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 ये जो स्टेज दिया है इन्होंने, इस स्टेज में इन्होंने क्या बताया है कि लोगों में घनिष्ठता जो है पहले आती है, ठीक है। अब नहीं, इरिक्सन जी ने ये कहा है कि पहले लोगों में पहचान की भावना आती है। हम लोगों ने पहले टीनेजर वाला देखा, उनको अपनी पहचान की, आइडेंटिटी की चिंता रहती है कि हम क्या हैं, कौन है, सोसाइटी में हमारा क्या रोल है। तो यहाँ पे उनकी आलोचना इस बात के लिए की गई है कि लोगों में जो है ना पहचान से पहले घनिष्ठता बनती है, ठीक है। लोगों में अपनी पहचान बनाने से पहले दूसरों के साथ पहले घनिष्ठता बनती है, इसके बाद वो अपनी पहचान बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे एरिक एरिक्सन जी ने पहले टॉपिक में ही डिस्कस कर दिया है कि लोग पहले अपने पहचान की चिंता करते हैं कि वो कौन है, क्या है, वो अपनी आइडेंटिटी बनाते हैं, इसके बाद उनमें घनिष्ठता आती है। तो इस बात पे भी इनका की आलोचना की गई है। और एक और बात इसमें बोल दिया गया है कि औरतें जो होती है ना, औरतों में ये जो घनिष्ठता वाली भावना है और पहचान वाली भावना है, यह क्या होती है, एक साथ चलती है, अलग अलग नहीं होती है। उनमें दूसरों के प्रति घनिष्ठता और जो है अपनी पहचान वाली चीज जो है वह एक साथ आगे की तरफ चलती है, वो अलग अलग नहीं होती कि वो पहले अपनी पहचान बना ले फिर दूसरों के साथ घनिष्ठता बनाए, ऐसा कुछ नहीं होता है, वो एक साथ ही वो मूव करती है। तो इस बात पे भी उनकी आलोचना की गई है, ठीक है। तो ये सारे कुछ टॉपिक्स हैं, इस टॉपिक्स पे एरिक्सन जी की आलोचना की गई है। इसके बावजूद भी, आलोचना करने के बावजूद भी, एजुकेशन अगर इम्प्लीकेशन में देखा जाए, शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए, तो इनकी थ्योरी को अपनाकर बच्चों को एजुकेशन में बहुत ज्यादा प्रॉफिट, बहुत ज्यादा बेनिफिट दिया गया है, बहुत ज्यादा लाभ बच्चों को मिला है, ठीक है। इनके इस थ्योरी को अपनाकर ही लोग बहुत से लोग जो है एजुकेशन में इसको अपनाते हैं और बच्चों का डेवलपमेंट पूरे अच्छे तरीके से किया जाता है। तो ये कुछ 2-3 टॉपिक्स है जिसपे बच्चों की क्या की गई है, इरिक्सन जी की क्या की गई है, आलोचना की गई है। इसके बाद देखिए इरिक्सन जी के मनोसामाजिक सिद्धांत का शैक्षिक आशय क्या है, यानी कि एजुकेशन इम्प्लीकेशंस क्या है, ठीक है। तो देखिए दिया गया है, फर्स्ट पॉइंट है कि इरिक्सन के सिद्धांत के अनुरूप छोटे बच्चों में पहल को बढ़ावा देना चाहिए, यानी कि बच्चे जो पहल कर रहे हैं, इनिशिएटिव है, बच्चे जो किसी चीज की पहल कर रहे हैं, कुछ भी बच्चे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, चाहे कुछ भी बच्चे खुद से करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमको बच्चों को उस चीज के लिए बढ़ावा देना चाहिए, ना कि उनको डांटना डपकारना चाहिए या रोकना चाहिए कि तुम ये काम नहीं कर सकते हो। उनके मनोबल को, उनके विल पावर को हमको गिराना कभी नहीं चाहिए। उनको हमको क्या करना चाहिए, और ज्यादा हमको बढ़ावा देना चाहिए, ताकि बच्चों का जो कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो हाई, वो बढ़े। हम देखिए जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आप लोग इतने सारे लोग हैं, ठीक है, हम किसी टॉपिक को बताते हैं या समझाते हैं, और अगर हम मान लें, अगर हम आप बोल दे अभी कि निधि जी हम ये टॉपिक आपको समझाए थे, जिस तरीके से हम समझाए थे आप भी हमको उसी तरीके से या फिर उससे अच्छे तरीके से समझा के दिखाइए, आप ये चीज कर सकती हैं, आप में ये एबिलिटी है, आप में ये क्वालिटी है, आप ये चीज कर सकती है। तो हम क्या कर रहे हैं, उनको अच्छा फीडबैक दे रहे हैं, हम उनको और मतलब ऐसे उनको मोटिवेट कर रहे हैं कि वो क्या होगा, उनका विल पावर बढ़ेगा, उस चीज को करने की उनकी इच्छा शक्ति बढ़ेगी, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और वो इस चीज को करने में सक्सेस होंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम बोल रहे हैं कि नहीं नहीं दीजिए आप नहीं बता पाएंगे, रुक जाइए, आप रहने दीजिए, सुदीप्ता जी आप बताइए, आप अच्छे से बता देंगे, तो इस कंडीशन में क्या होगा, उनका अपना मनोबल गिरेगा ना। तो हमें क्या करना है, हमें बच्चों को किसी भी काम के लिए, किसी भी काम का अगर वो बच्चे पहल कर रहे हैं तो हमें उनको अवसर देना चाहिए, हमें उनको पूरा मौका देना चाहिए, साथ ही साथ हमको उनका सपोर्ट भी करना चाहिए, ताकि उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है बढ़े, बच्चे उस फील्ड में अच्छा से अच्छा कर सके, उनमें अपने ऊपर किसी प्रकार का डाउट ना हो, ठीक है। हम अगर किसी को रोकते हैं टोकते हैं तो बच्चा अपने ऊपर डाउट करता है कि हमारे में वो एबिलिटी नहीं है, इसीलिए हमको रोका जा रहा है, हम वो काम नहीं कर सकते इसलिए हमको रोका जा रहा है। तो हमें बच्चों को किसी भी काम के लिए करने के लिए बहुत ज्यादा उनको अवसर प्रदान करने चाहिए, जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, उसके लिए हमको उनकी सराहना करनी चाहिए, ठीक है। सेकंड पॉइंट बोल रहा है ये उनका इरिक्सन जी के हम लोग थ्योरी से बच्चों को एजुकेशन में इसको हम लोग लागू किया गया है। दूसरा बोल रहा है कि प्राथमिक स्कूल में बच्चों में परिश्रम के भाव को विकसित करना चाहिए। जो प्राइमरी लेवल के बच्चे जो होते हैं ना, 1 to 5 के बच्चे होते हैं, उनको बहुत ज्यादा हमको क्या करना है, परिश्रमी बनाना है, ठीक है। इंडस्ट्री यानी कि वो बहुत मेहनत करे, थोड़ा
उनको गेम करवाना चाहिए ताकि बच्चे जो है हार्ड वर्क कर सके, प्रोजेक्ट वर्क करवाना है, प्ले करवाना है। अब मेहनत का मतलब क्या है कि उनको हथौड़ी और छेनी देके हम उनसे पत्थर नहीं ना करवाएंगे, ऐसा कुछ नहीं करवाना है। मतलब हमको एजुकेशन लेवल पे ही जैसे कि उनसे गेम खिलवाया जाए, बहुत ज्यादा फील्ड में बच्चों का प्ले होना चाहिए, मस्ट है, एक्टिविटीज होने चाहिए। ठीक है, देखिएगा छोटे बच्चों को, प्राइमरी लेवल में बच्चों को पोयम्स या कुछ भी पढ़ाया जाता है तो एक्टिविटी के साथ करवाया जाता है, तो वो सारी चीज करवाया जाए। तो ये उनके लेवल के अनुसार, ठीक है, जो उनका लेवल उनके अनुसार उनको जो है बहुत ज्यादा उनको परिश्रम और मेहनत करवाया जाए। तो अगर हम बच्चों को बहुत ज्यादा परिश्रमी बनाएंगे, मेहनत करवाएंगे, तो इससे क्या होगा, उनमें अपने प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना बढ़ेगी। ठीक है, कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमको ये करना है, चाहे ये हमारे अंदर ये कैपेसिटी है, ये कैपेबिलिटी है कि हम ये काम कर सकते हैं। तो ये चीजें हमें बच्चों को करने के लिए बहुत ज्यादा प्रोत्साहित करना चाहिए। एंड थर्ड पॉइंट है हम लोग का, लास्ट पॉइंट है कि शिक्षकों को किशोरों की पहचान अन्वेषण उत्तेजित करनी चाहिए। जो किशोर है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है हम लोग का, जिसमें बच्चे जो है अपनी पहचान के लिए जूझते रहते हैं कि हम क्या हैं, हमारी आइडेंटिटी क्या है, हम लाइफ में क्या करेंगे। यहाँ पे टीचर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। टीचर्स जो है सपोर्टर के रूप में, एक सहायक के रूप में किशोरों की हेल्प करे कि तुम्हारी क्या पहचान है, तुम्हारे में क्या एबिलिटी है, तुम क्या कर सकते हो, पॉजिटिव वे में उसको ले जाने की कोशिश करना है। ठीक है, तो उनका क्या मतलब आगे जो है वो कौन सा लक्ष्य चुने, कौन सा व्यवसाय चुने जो अच्छा हो सकता है, या फिर उनमें क्या और ज्यादा हम लोग का मेंटल स्किल है, उसके दम पर वो क्या कर सकते हैं। ये सब चीज खेल कूद में, संगीत में, जिस भी फील्ड में अच्छे हैं, जिस भी फील्ड में वो कर सकते हैं अच्छा, उस फील्ड में हमको उसको आगे की तरफ मूव कराना है, पॉजिटिव वे में उसको मूव करवाना है। ठीक है, तो इससे जो है ये जो हम लोग का टीनेजर वाला स्टेज है, इसको हम लोग स्व की खोज मतलब अपनी खोज। बच्चा यहाँ पे अपनी पहचान बनाना चाहता है, अपनी खोज कर रहा है कि हम कौन है, और वो किसी अदर से नहीं, अपने आप से ही उसका प्रश्न रहता है, अपने आप से ही उसका सवाल रहता है कि हम कौन है। ठीक है, हमारे में क्या क्वालिटी है, हमारे में क्या एबिलिटी है, सोसाइटी में हम कैसे अपनी पहचान बनाएंगे। तो ये जो उसके अंदर जो अंतर्द्वंद रहता है, जो इतना ज्यादा जो बच्चा कंफ्यूजन में रहता है, इतना ज्यादा परेशान जो रहता है, इसमें टीचर जो होता है एक सहायक, एक सपोर्टर के रूप में उसका हेल्प करेगा। ठीक है, उसमें क्या क्वालिटी है, क्या डिसक्वालिटी है, किसको अपनाना चाहिए, किससे दूर रहना चाहिए, ये सब चीजों का नॉलेज देकर टीचर जो है उसको एक अच्छा पॉजिटिव वे में उसको आगे की तरफ मूव कराने की कोशिश करेगा। तो ये सब हम लोग इरिक्सन जी के थ्योरी के अनुसार ही अपने एजुकेशन में इसको क्या किए हैं, लागू किए हैं। ये था हम लोग का इरिक्शन का थ्योरी पूरी तरीके से कंप्लीट। ठीक है, अभी आप लोग को डाउट है कुछ तो बोलिए। नो मैम। नहीं, कौन कौन चले गए, इतने टाइम तक आप लोग बैठ नहीं पाते हो। हम क्लास करते थे 2-2 ढाई-ढाई घंटा, अभी हम अगर टेस्ट लेंगे पूरे टॉपिक्स का, सीडीपी, मैथ, ईवीएस, हिंदी, ठीक है, और सब हाफ आधा आधा घंटा का 30-30 मिनट्स का सब रहेगा, और प्लस जो हम लोग का सेकंड लैंग्वेज है, तो पूरा 2.5 घंटा आप लोग को इधर से उधर मूव नहीं करना है। 2.5 घंटा मीन्स 2.5 घंटा, क्योंकि टाइम जो होता है ना, टाइम मैनेज करना सबसे बड़ा चीज है, जो कि आज तक हम कभी नहीं कर पाए। हम आज तक कभी फुल क्वेश्चंस अटेंड करके नहीं आए हैं सीटेट में, और इस चीज का हमको बहुत मलाल रहता है, बहुत अफसोस रहता है कि हम आज तक कभी फुल क्वेश्चन अटेंड नहीं करके आए हैं। सबसे बड़ी चीज है कि टाइम देना है, हमको फोकस करना है, बैठना है। वहां पे एग्जाम हम देने जाएंगे, 2.5 घंटा हमको बैठना है, सिस्टम में हमको बैठ के देखना है क्वेश्चन क्या है, कैसे, हमको सब पे फोकस करना है। तो इसके लिए तो यहाँ से प्रैक्टिस करना स्टार्ट होगा ना। यहाँ पे देखते हैं कि जैसे जैसे टाइम पास होता है वैसे वैसे एक लोग जो है हटते जाते हैं, भागते जाते हैं। ये चीज नहीं होना चाहिए ना। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप लोग को क्लियर हुआ, पक्का कोई डाउट नहीं है। यस मैम। ये वाला हम आप लोग को टॉपिक भिजवा देंगे, और मंडे हम लोग जो है कंसेप्चुअल डेवलपमेंट करेंगे, संप्रत्यात्मक विकास। संप्रत्यय क्या होता है, संप्रत्यात्मक विकास क्या होता है, कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट। इस टॉपिक को समझना, ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट को समझने से पहले इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। ये एक दिन का है केवल, ये एक दिन का टॉपिक है, एक दिन में हम लोग का खत्म हो जाएगा, बहुत ज्यादा नहीं है, ये 4 पेज का है,
हम आप लोग को भेज देंगे ये वाला टॉपिक, आप लोग इसको एक बार रीड कर लीजिएगा, जो मोबाइल में रहेगा या फिर इसका प्रिंट आउट निकाल कहीं आप लोग इसको एक बार रीड कर लीजिएगा, हम आप लोग को ये बता देंगे। तो फिर नेक्स्ट डे से हम लोग का त्यागी जी की थ्योरी स्टार्ट हो जाएगी। मैम बोलिए। नोट्स कहाँ से मिलेगी मैम? कॉलेज से? नोट्स आप लोग के मेल पे चला जाएगा। अच्छा, तो तब तो निकाल लेंगे मैम खुद से। हाँ, मेल पे चला जाएगा, सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। जी मैम। और कॉलेज में क्या बोले थे मैम, बुक आया है क्या? हाँ, कॉलेज में ईवीएस का बुक गया है, जिनको लेना है ले लीजिए। जो बुक हमारे पास अवेलेबल था हम सब उठा के ले आए। अभी 3 का बुक बोल रहे हैं कि नहीं आ रहा है, तो जो भी है कम से कम 3 और 5 और 4 का तो है, 3 का ही केवल प्रिंट करवाना होगा, चाहे हम मोबाइल से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो है वो ले लीजिए। जो जाएंगे पहले उनको मिलेगा, जो नहीं जाएंगे उनको नहीं। ठीक है मैम, सोमवार को जाएंगे मैम कॉलेज, इंटरव्यू है इसीलिए। चलिए रानी जी, आपको समझ में आया जो कुछ भी बताएं? मैम आया है, कुछ पॉइंट कुछ भूल गया। ठीक है, पॉइंट्स तो पढ़ेंगे तो याद आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आप बीच में कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं देती हैं कभी भी। मैम हाँ बोलिए। बोले मैम कि जो आप बता रहे हैं उसको हम नोट करते जा रहे हैं, कोई दिक्कत है क्या कि नहीं नोट कर रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है, नोट करते जा रहे हैं तो। जी मैम उसका रीजन ये है ना कि मेरी बेटी है, वो ना मतलब क्या बोले, हल्ला ही करते रहती है अधिकतर, इसीलिए हम शांत रहते हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक है, फिर क्लास ऑफ करते हैं, हम लोग मंडे मिलेंगे। आप लोग को ये नोट्स चला जाएगा और हम लोग मंडे जो पढ़ने वाले हैं वो भी चला जाएगा, ठीक है। जी मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू, बाय। थैंक यू वेरी मैम। मच मैम। बाय। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।